हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर ऑफ जून 2023। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट का करंट अफेयर। ओके, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो आज के डिस्कशन का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है ग्लेशियर इन हिंदू कुश हिमालय। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हिंदू कुश हिमालय किसको बोलते हैं। ओके, राइट। आप देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हो, इस मैप में ये यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, फिर नेपाल, चाइना, ठीक है, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये पूरा जो रेंज आता है ना, ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, इस पूरे रेंज को ही हम लोग हिंदू कुश हिमालय बोलते हैं। अब ये हिंदू कुश हिमालय इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखिए, इसकी कई फीचर्स हैं, देखते हैं वन बाई वन। सबसे पहले तो ये कि बहुत बड़ा है, ये करीब 3500 किलोमीटर में स्ट्रेच है, अफगानिस्तान से म्यांमार तक फैला हुआ है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज है, इतना हाईएस्ट माउंटेन रेंज पूरे दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे जितना आइस का वॉल्यूम पाया जाता है ना, इतना कहीं पे भी नहीं पाया जाता है एक्सेप्ट पोलर रीजन। पोलर रीजन पे तो आइस बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर पोलर रीजन के अलावा कहीं पे इतनी ज्यादा आइस है तो वो है हिंदू कुश हिमालय। इसके अलावा पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ इसको वाटर टावर बोला जाता है एशिया का। क्यों? क्योंकि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर निकलती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, है ना, इंडस। तो ये सारी इंपॉर्टेंट, आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट रिवर है, तो इसका हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस है। गंगा, ब्रह्मपुत्रा और इंडस, इससे मिलियंस लोगों की लाइफ चलती है। अगर आप स्पेशली अगर आप बात करो तो जैसे जो इंडिया का जो ऐसे पार्ट है ना, ये वाला नॉर्थ इंडिया वाला, तो नॉर्थ इंडिया का जो पूरा पार्ट आता है वो केवल हिंदू कुश हिमालय की वजह से ही बढ़िया सरवाइव कर रहा है। वहां पे पानी की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, अब देखते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। ओके, तो देखिए अभी क्या है, एक ये सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, जिसको आईसीआई मोड बोला जाता है। इसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, रिपोर्ट का नाम है 22 रिपोर्ट, मतलब वाटर, आइस, सोसाइटी और इकोसिस्टम को लेकर के हिंदू कुश हिमालय के लिए। तो आईसी मोड क्या है? सबसे पहले तो आईसी मोड एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉलेज और डेवलपमेंट को लेकर के काम करता है। इसका मेन फोकस रहता है कि हमें देखना है कि क्लाइमेट और एनवायरमेंट रिस्क कहाँ पे है ज़्यादा, ग्रीन इकोनॉमी कैसे लाई जा सकती है और सस्टेनेबल एक्शन क्या हो सकता है किसी भी इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए। ओके, अब इसकी रिपोर्ट क्या बता रही है, रिपोर्ट में क्या आया है? तो देखिए, रिपोर्ट में ये बताया गया है, ग्लेशियर को लेकर के पहले बात की गई है। तो ग्लेशियर को लेकर बताया गया कि 2010 का जो दशक है और उसका जो प्रीवियस दशक है, तो 2010 के दशक में अगर देखा जाए, उसके डिकेड में देखा जाए, तो करीब 65% जो है फास्टर रेट से ग्लेशियर डिसअपियर हुए हैं। इसके बाद इसने ये भी बताया कि जो पेरिस एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है कि हम टेम्परेचर को 1.5 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में रखेंगे एट द एंड ऑफ द सेंचुरी। लेकिन आप इतना रख लोगे, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ क्या हो जाएगा कि उस समय तक अगर हम ग्लेशियर की बात करें तो ग्लेशियर का जो वॉल्यूम है, यानी कि उसमें जो जितना आइस है, वो अपना करीब 30 से 50% आइस को लूज कर देंगे, और वो भी 2015 के लेवल से। अब देखिए 2015 का लेवल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2015 में ऑलरेडी बहुत डैमेज हो चुका है, उसका 30 से 50% तक और भी डैमेज हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत ही कंसर्न की बात है। साथ में इन्होंने वाटर को लेकर के भी बात की है। वाटर सिक्योरिटी को इन्होंने क्या बोला है कि अगर आप मिड ऑफ सेंचुरी देखोगे, यानी कि 2050 तक, तो पीक वाटर आ जाएगा। पीक वाटर का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा स्नो जो है मेल्ट होके वाटर में आएगी, यानी कि ये स्नो अब हमारे लिए फ्लड भी लाएगी। और एट द एंड ऑफ द सेंचुरी आप देखोगे तो आपको वाटर की जो अवेलेबिलिटी है ना, वो भी कम हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी, वाटर की भी प्रॉब्लम आएगी, और इससे बहुत सारे हजार्ड्स भी हो जाएंगे। अब जैसे कैसे हो जाएगा, वाटर इतना ज्यादा आएगा तो फ्लड देखने को मिलेगा, लैंडस्लाइड देखने को मिलेगा, एवलांचे देखने को मिलेगा, और ग्लोव यानी कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड देखने को भी मिलेगा। और ये चीज अभी से होने लगेगी, क्योंकि पीक वाटर 2050 में पहुंचेगा ये, इसके अकॉर्डिंग तो 2050 में पहुंचेगा, तो ये चीजें अभी से फ्रिक्वेंट देखने को मिलेंगी। और आप देखते भी होंगे कि अभी भी कई चीजें देखने को मिलती हैं। अब देखिए इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, तो देखिए इसका बहुत ही नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ने वाला है।
सबसे ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा बायोडाइवर्सिटी पे, क्योंकि यहाँ पे जो जेनेटिक और स्पीसीज लॉस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है और वो चीज लॉस हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी। साथ ही साथ इन्वेसिव स्पीसीज भी यहाँ पे इंक्रीज हो सकती हैं। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो देखिए क्रॉप लॉस होगा और फेलियर होगा। क्यों होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लड आएगा, फ्लड आएगा तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ही। अब जब क्रॉप नहीं होगी तो फॉडर का शॉर्टेज हो जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, लाइव स्टॉक की डेथ हो सकती है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि लोगों को यहाँ पे सुइटेबल कंडीशन नहीं मिल पाएगी, और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे पीओपीज भी हैं, यानी पीओपीज क्या होते हैं, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। तो ये जो यहाँ पे पीओपीज जो डिपॉजिट हो जा रहे हैं ना, ये वाटर साइकिल में पहुंच जाएंगे। अब वाटर साइकिल में पहुंचेंगे तो आप सोचो कि ये बायो एक्यूमुलेशन होने लगेगा इसका। अब ये कैसे हो जाएगा, मान लीजिए पानी में एक बार पीओपीज पहुंच गए तो वो फिर क्या पहुंचेंगे, एक्वेटिक एनिमल के पास पहुंचेंगे। जो एक्वेटिक एनिमल हैं वो भी तो वाटर में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसको कंज्यूम करेंगे, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर बायो एक्यूमुलेशन होता जाएगा इन पीओपीज की, और अल्टीमेटली वो डेथ हो जाएगी। यानी कि ये अल्टीमेटली एक्वेटिक डाइवर्सिटी को भी इम्पैक्ट डालेगा। साथ ही साथ ये क्या है, अल्बीडो को भी रिड्यूस कर देगा। अब अल्बीडो क्या होता है, तो अल्बीडो ये बताता है कि कोई भी लाइट कितनी एब्जॉर्ब होगी, यानी कि सन से जो रेडिएशन आते हैं वो अर्थ के किस सरफेस पे गिर रहे हैं, तो सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई सरफेस पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ सरफेस ऐसे होते हैं कि सारा रेडिएशन वापस कर देते हैं, भेज देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। तो अभी अल्बीडो इसमें वैसे ही करता है। यहाँ पे क्या है, आइस जो होती है ना, आइस पे जब भी सन की रे आती है तो आइस उस रेज की जो जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको सीधा वापस भेज देती है, रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो उससे क्या है कि इस रीजन में बहुत ज़्यादा फायदा रहता है, यानी कि कूलिंग इफेक्ट रहता है। अब अगर ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो बहुत ज़्यादा लैंड जो है एक्सपोज होगी। अब अगर लैंड एक्सपोज होगी तो वहाँ पे फिर वो क्या करेगी, लैंड जैसे नॉर्मल किसी भी तरीके की लैंड हो, ब्लैक हो, रेड हो या फिर व्हाइट हो, कुछ भी हो, तो वो तो कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब करती है रेडिएशन को। अगर वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगी तो वहां पे हीट बढ़ेगी, तो और मेल्टिंग होगी, तो वो इफेक्ट बढ़ता जाएगा। उससे हीट बजट जो है अर्थ का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हीट बजट क्यों डिस्टर्ब हो जाएगा, कि जहाँ पे ये ग्लेशियर की वजह से वहां पे कूलिंग हो रहा था, तो वहां पे अब कूलिंग नहीं होगा, तो अल्टीमेटली आप देखो कि वो कहीं ना कहीं हीट प्रोड्यूस ज्यादा होगा वहां पे, तो वो अल्टीमेटली अर्थ के हीट बजट को इम्पैक्ट डालेगा। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मेजर रिवर यहाँ से निकलती हैं, जैसे गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, इरावदी, ये जो है इधर म्यांमार साइड में जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कूलिंग इफेक्ट है वो भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सनलाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी। साथ ही साथ जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है रिक्रिएशनल एक्टिविटी से, टूरिज्म वगैरह से, वो भी कम हो जाएंगी। इसकी हमारे लिए कल्चरल और स्पिरिचुअल भी इंपॉर्टेंस है, जैसे कि यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर है, कैलाश माउंटेन है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज भी यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ से बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज भी देखने को मिलती हैं। क्रायोस्फीयर क्या होता है कि जो अर्थ के लेयर पे सॉलिड फॉर्म में आइस जमी होती है उसको बोलते हैं क्रायोस्फीयर। तो उस क्रायोस्फीयर से हमें बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज भी देखने को मिलती हैं। ओके, अब बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं, क्यों नहीं हम इसको प्रिजर्व कर रहे हैं। तो ओके, चैलेंजेस देखेंगे कि क्या चैलेंज है ऐसे जिसकी वजह से हम इसको प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं। ओके राइट, तो देखिए सबसे पहला जो चैलेंज है वो है पुअर एडेप्टेशन कैपेबिलिटी। अब हम क्या है कि नई नई टेक्निक्स नहीं ला पा रहे हैं इसको एडेप्ट करने के लिए। लेकिन देखिए ये चीज तो हमेशा इशू रहता है जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, तो एडेप्टेशन में क्या है, बहुत सारा पैसा लगता है। तो हमारे पास फाइनेंस और टेक्निकल सपोर्ट की जरूरत मतलब कमी रह जाती है, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी भी अच्छी चाहिए और फाइनेंस भी अच्छा खासा चाहिए, तो दोनों की कमी रह जाती है, इसीलिए एडेप्टेशन टेक्निक अच्छे से नहीं आ पाती है। मिटिगेशन फिर भी एक हद तक आ जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रेडिक्टेबल हजार्ड्स देखने को मिलते हैं। यानी कि जैसे आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था ग्लोब के बारे में, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है ना, फ्लड, आउटबर्स्ट फ्लड, तो ये चीज जो होती है ना फास्ट ऑनसेट, तो इसका क्या है, हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते इसको आसानी से। इसको प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और जैसे ये इरोजन वगैरह है तो इससे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। आपने देखा होगा केदारनाथ में जो त्रासदी आई थी 2000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन 2012 में, तो वो बड़ा इशू क्रिएट कर देता है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो पॉपुलेशन ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी कहीं ना कहीं प्रेशर डाल रहा है लोगों को शिफ्ट होने के लिए, ऐसी एक्सट्रीम जगह पे रहने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। लो
प्रोटेक्शन एरिया है, यानी कि यहाँ पे क्या है कि जैसे जो नेशनल पार्क हैं या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो वो बहुत कम है, ठीक है, जबकि इतना इंपॉर्टेंट एरिया है तो यहाँ पे ये सब चीजें होनी चाहिए थी लेकिन बहुत कम है, इसीलिए इस एरिया को उतना अच्छा प्रोटेक्ट नहीं किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, रीजनल कोऑपरेशन बहुत कम है। आपने देखा कि इसमें मल्टीपल कंट्री हैं, स्पेशली अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसी कंट्री, तो यहाँ पे डाटा कलेक्शन नहीं होता है पहले तो प्रॉपरली, और अगर कलेक्शन हो भी जाए तो ढंग से शेयर नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजेस है इसके प्रिजर्वेशन के लिए, और ये इसके प्रिजर्वेशन के लिए। ओके, इसके बाद क्या है कि इंटरनेशनल फोरम पे भी इसको कभी उठाया नहीं गया है, जैसे यूएनएफसीसीसी इतनी इतनी ज़्यादा बात करती है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, लेकिन कभी भी हिंदू कुश हिमालय रेंज की बात नहीं की है, ठीक है। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए इसको प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि हमारे लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि अगर ये हमारे लिए वाटर टावर का काम कर रहा है, अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप सोचिए कि पूरा नॉर्थ इंडिया जो है पानी के लिए परेशान हो जाएगा। तो हमारे लिए तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें रीजनल और ग्लोबल लेवल पे कॉर्पोरेशन बढ़ाना होगा। कैसे कॉर्पोरेशन बढ़ाएंगे, तो एक तो देखिए हमें टेक्निकली और फाइनेंशियली असिस्टेंस चाहिए, तभी हम इसको सही से कुछ कर पाएंगे इसके लिए, ठीक है। इसके बाद डेटा शेयरिंग और इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे मान लीजिए ब्रह्मपुत्रा है, तो ब्रह्मपुत्रा में अगर कोई बाढ़ या ज्यादा पानी आ रहा है या कुछ भी इशू है, तो वो चीज चाइना को पहले पता चलती है इंडिया के कंपेरिजन में। तो चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंडिया को ये बात शेयर करे। अगर इंडिया को वो शेयर करती है तो इंडिया अकॉर्डिंगली एक्शन ले सकता है। साथ ही साथ जितनी भी माउंटेन कम्युनिटी है या बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है उनको हमें प्रोटेक्ट करना होगा, प्रोटेक्शन एरिया बनाने होंगे, तभी जा करके ये सही से प्रोटेक्ट हो पाएंगे, अदरवाइज प्रोटेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो मॉनिटरिंग है वो अच्छी करनी पड़ेगी, जैसे इनसाइट मेजरमेंट लेने पड़ेंगे कुछ, तो रिमोट सेंसिंग का यूज करना पड़ेगा, सैटेलाइट से कुछ डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। सैटेलाइट डेटा से क्या हो जाएगा कि हमें पता चलेगा ना कि एग्जैक्टली यहाँ पे चल क्या रहा है। अगर सैटेलाइट से क्या है, अगर बहुत स्मॉल चेंज भी हो रहा है तो वो भी इजीली पता चल जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन ले सकते हैं ना। इसके बाद जो है हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम और अर्ली वार्निंग स्ट्रेटजी भी अच्छे से बनानी होगी, जिससे अगर कोई प्रॉब्लम होने वाला है तो हमें पता चल जाए पहले से, तो हम उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो सकें और उसको जो है मिनिमाइज कर सकें उससे होने वाले लॉस को। साथ ही साथ वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच हमें बहुत अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये वाटर सोर्स है मिलियंस ऑफ पीपल के लिए। तो इसमें हम इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ दिया तो हमारे लिए आगे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम करने वाला है। और स्टेक होल्डर और जो जैसे स्टेक होल्डर है तो उनका एंगेजमेंट और कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सिविल सोसाइटी हो, प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, तो वो मिलके काम करना होगा, तभी ये काम अच्छे से हो पाएगा। अब देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं इस चीज के लिए। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो देखिए ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम लाया था, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है। और ये जो है ये आपको पता होंगे 7 से 8 प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ही आता है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने भी काफी काम किया है, उसने एक सेंटर बनाया फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जिसको NC4 बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे एक रिसर्च स्टेशन भी है हिमांस करके, जो NIH है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ये भी यहाँ पे बहुत सारी स्टडी परफॉर्म करती रहती है, जिससे पता लगा सके कि अगर ग्लेशियर आउटबस्ट होने वाला है या फिर ये यहाँ पे जो इतना ज़्यादा चेंज हो रहा है क्लाइमेट को लेकर के, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस पर्टिकुलर रीजन में। ओके, इसके बाद ग्लोबल लेवल पे भी ज़्यादा कुछ इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत फिर भी है, जैसे ICI मोड, ठीक है, ये काम करता है, असेसमेंट करता है, रिपोर्ट लाता है, बताता है क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। UNDP भी थोड़ा बहुत इस पे काम करता है, और यूनेस्को का एक वर्ल्ड ग्लेशियर मॉनिटरिंग सर्विस है, वो भी थोड़ा बहुत इस पे काम करता है। ओके राइट, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है एनर्जी ट्रांजिशन। तो क्या होता है एनर्जी ट्रांजिशन, तो समझते हैं एनर्जी ट्रांजिशन को। तो देखिए अभी जो हमारी एनर्जी है वो ज़्यादातर फॉसिल से फुलफिल होती है, तो अब हम चाहते हैं कि वो फॉसिल्स की जगह रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से फुलफिल हो। तो ये जो ट्रांजिशन है ना फॉसिल से रिन्यूएबल एनर्जी की साइड जाने का, इसी को हम बोल रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन, यानी कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम सेकंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं एनर्जी ट्रांजिशन। ओके, अब समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। तो देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम
ने अभी क्या है, एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसका नाम है फॉस्टरिंग द एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है, फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट 2023। अब इसमें क्या बोला गया, और साथ ही इन्होंने एक इंडेक्स भी पब्लिश किया है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। तो देख लेते हैं कि भाई एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या बता रहा है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का कहना यह है कि सबसे पहले तो इसने रैंकिंग की है, तो स्वीडन फर्स्ट नंबर पे आया, उसके बाद नॉर्वे और डेनमार्क आया है। इंडिया की रैंक 67 है आउट ऑफ 120 कंट्री में। और इस रिपोर्ट में इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए है वो है ये कि इंडिया और सिंगापुर केवल दो ही ऐसी कंट्री हैं पूरे वर्ल्ड में जो एनर्जी सिस्टम को लेकर के काफी एडवांस में काम करती हैं और काफी एक्टिवली काम करती हैं, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे कि इंडिया के लिए ये ट्रांजिशन क्यों जरूरी है। क्या अगर हम ट्रांजिशन नहीं करेंगे, या यानी कि यूं कहें कि अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की साइड नहीं मूव करेंगे तो हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है, और अगर हम ट्रांजिशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या बेनिफिट है। ऑफकोर्स कार्बन फुटप्रिंट कम होंगे जिसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा डेफिनेटली, बट और क्या फायदे हैं। अकेला कार्बन फुटप्रिंट तो एक चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट से तो हर किसी को इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो वही है कि हम इससे क्या है, हमारे एमिशन कम हो जाएंगे, और एमिशन कम होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का इशू जो है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। इंडिया में अगर देखा जाए सेक्टर वाइज देखें तो इलेक्ट्रिसिटी एक अकेला ऐसा सेगमेंट है, अकेला ऐसा सेक्टर है जो इंडिया के जीएचजी में करीब 34% का उसका कंट्रीब्यूशन था 2019 में। आप सोचिए कि टोटल जो कंट्रीब्यूशन था जीएचजी में, अगर मान लीजिए 100 टन जीएचजी हम लोग एमिट कर रहे हैं तो 34 टन अकेली इलेक्ट्रिसिटी से आ रही है। तो आप सोचिए कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी ही जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी से कर दें तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। साथ ही साथ इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। जैसे चाहे देखो आप जो हमारे फॉसिल्स फ्यूल है उनको चाहे आप एक्सट्रैक्ट करो या कंबर्शन करो, दोनों केस में पॉल्यूशन तो फैलता ही है, इन्वायरमेंट पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता ही है। उससे देखिए एयर, वाटर और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी होता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन है हमारा एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के कि हम अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट को फुलफिल करना चाहते हैं। हमने कमिटमेंट किया है एनडीसी का, हमने एक पंचमित्रा प्लेज लिया है, तो उस प्लेज को हम पूरा करना चाहते हैं, एनडीसी को हम अचीव करना चाहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल को अगर आप देखो तो इंडिया ने ये टारगेट रखा है कि 2030 तक जो उसकी एनर्जी की नीड है वो 50% अचीव कर लेगा। कैसे, नॉन फॉसिल्स फ्यूल से, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी से, चाहे वो सन से हो, विंड से हो या फिर किसी और तरीके से हो, तो 50% वो अचीव करेगा 2030 तक अपनी एनर्जी की नीड। और इंडिया ने ये भी बोला है कि 2070 तक वो नेट जीरो एमिशन को भी अचीव कर लेगा। और क्या जरूरत है, और क्यों इंडिया ये कर रहा है, तो देखिए इंडिया की जो डिपेंडेंसी है ना एनर्जी की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे एनर्जी सिक्योरिटी का भी थ्रेट रहता है कई बार। अब आपको पता होगा कि इंडिया में क्रूड ऑयल जो है वो तो होता नहीं ज़्यादा, तो इंडिया ज़्यादातर क्रूड ऑयल क्या करता है, इंपोर्ट करता है। अब उससे क्या होता है कि कई बार अगर सप्लाई चेन में कोई भी प्रॉब्लम हो गई, या फिर जैसे हम लोग ज़्यादातर गल्फ कंट्रियों से मंगाते हैं तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम चलते रहते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम का इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। और अगर मान लीजिए किसी वजह से एनर्जी नहीं आ पा रही तो हमारा तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना हमारी कंट्री में। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रियों पे वो ज़्यादा ना रहे, वो कम हो जाए, और इसीलिए हम लोग जो है ट्रांजिशन की साइड जा रहे हैं, ठीक है। और इससे आप देखो, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई इकोनॉमिक इशू हो जाए, जियो पॉलिटिकल इशू हो जाए, जैसे अभी यूक्रेन क्राइसिस ही हुआ था, तो उसकी वजह से भी फ्यूल प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो उसका इनडायरेक्टली इम्पैक्ट तो किस पे पड़ रहा था, हमारे एनर्जी पे ही पड़ रहा था, है ना। ओके राइट, तो अभी साथ में क्या भी है, एक ये भी इंपॉर्टेंट रीजन है कि अब एनर्जी की जो एक्सेसिबिलिटी है और जो अफोर्डेबिलिटी है वो भी सही हो गई है। किस एनर्जी की, रिन्यूएबल एनर्जी की। पहले देखो जब शुरुआत में सोलर एनर्जी आया था तो उस समय वो बड़ा कॉस्टली हुआ करता था, ठीक है। सोलर एनर्जी की जो टेक्निक्स थी वो बहुत ही ज़्यादा महंगी हुआ करती थी, लोग मतलब उसको लगाना बहुत मुश्किल था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो वो बहुत मैच्योर हो गई हैं टेक्नोलॉजी, है ना, चाहे वो सोलर वाली हो या फिर विंड वाली हो, दोनों ही मैच्योर हो गई हैं, दोनों ही बहुत एक्सेसिबल है, हर जगह एक्सेस हो जाएंगे और अफोर्डेबल भी है। तो इसीलिए अब हमें मूव करना भी जरूरी है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। जैसे मान लो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी कोल से जनरेट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी सोलर से जनरेट कर रहे हैं और ह्यूज डिफरेंस आ रहा है, मान लो 1 यूनिट जनरेट करने में कोल में 10 रुपए लग रहे हैं और उसमें 50 रुपए लग रहे हैं, तो दैट इज ह्यूज डिफरेंस। बट
अब इतना डिफरेंस नहीं है, 2-4 रुपए का चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कार्बन फुटप्रिंट भी तो कम छोड़ रहे हैं। ओके, और अभी एक रिपोर्ट आया था जिसका नाम था ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक, उसने बताया है कि करीब 43 मिलियन जॉब्स जो है क्रिएट होंगी 2050 तक, ग्रीन जॉब बोलेंगे जिसको। क्यों? क्योंकि अगर हम एनर्जी जो रिन्यूएबल एनर्जी की साइड अगर हम जाते हैं तो ये चीज पॉसिबल है। ओके राइट। अब हम देखेंगे कि एनर्जी ट्रांजिशन को अचीव करने में क्या चैलेंजेस हैं। जब इतनी अच्छी बात है तो हम क्यों नहीं अचीव कर पा रहे हैं? तो देखिए, अचीव करने में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है हमारी डिपेंडेंसी। अभी हमारी जो डिपेंडेंसी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है फॉसिल फ्यूल्स पे, या फिर आप कहें कि कन्वेंशनल सोर्सेस पे। अब मान लीजिए आप अभी 70% कन्वेंशनल सोर्स पे डिपेंड कर रहे हैं और आप सोचो कि उसको जीरो बना दें, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इतनी आसानी से वो जीरो नहीं बनने वाली है ना, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो वही चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए ये अभी चैलेंज है। साथ ही साथ क्या है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है। सॉरी, एस्टीमेट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि इंडिया अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होना चाहता है तो इंडिया को करीब 6 से लेकर के 8 ट्रिलियन यूएस डॉलर की जरूरत होगी। दैट इज ह्यूज। आप देखिए, इतनी तो अभी हमारी इकोनॉमी नहीं है, इतनी इतनी, ठीक है, 2015 से लेकर 2030 तक। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है कि इतना फाइनेंस कहाँ से आएगा। साथ ही साथ क्या है कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं है। अब प्राइवेट पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है, उनके अपने अलग कंसर्न है, जैसे कि लो रिटर्न का उन्हें है कि इसमें लो रिटर्न होगा और रिस्क ज़्यादा है। साथ ही साथ क्या है कि अभी जो पॉलिसी है और जो रेगुलेशन है वो भी बहुत अनक्लियर हैं, इनकंसिस्टेंट हैं। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जो भी रूल और रेगुलेशन है उसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, तो जिससे क्या है प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा आ जाएगी, प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होने लगेगा। इसके बाद इंश्योरिंग जस्ट ट्रांजिशन, ये भी एक चैलेंज है कि इसकी बात की जाती है कि जस्ट ट्रांजिशन होना चाहिए। जस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है कि बहुत सही तरीके से ट्रांजिशन होना चाहिए। ये ट्रांजिशन इंक्लूसिव होना चाहिए, है ना, ये जो है फेयर होना चाहिए, ये जो है डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना चाहिए और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि जो लोग अभी एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल वाले में, ऐसा नहीं कि उन वर्कर को आप निकाल दो, हाँ उन्हीं को आप रीडिप्लॉय करो, अगर उनको कोई स्किलिंग की जरूरत है तो वो भी कर सकते हैं। तो ये अभी एक चैलेंज है कि जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन हम कैसे करेंगे। साथ ही साथ ये भी एक प्रॉब्लम है कि एम्बिशन तो गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्बिशन बहुत है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन उतना ज्यादा नहीं है। तो इसमें बहुत ज्यादा ह्यूज गैप देखने को मिलता है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली इंप्लीमेंट किसको करना है, स्टेट गवर्नमेंट को। तो एम्बिशन कौन बना रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन में काम होना बहुत जरूरी है। अब जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे मान लीजिए झारखंड है, तो झारखंड में अगर कोल बहुत अच्छा अवेलेबल है तो वो बोलते हैं कि हम क्यों सोलर से एनर्जी जनरेट करें। भाई जब हमारी डिमांड कोल से फुलफिल हो रही है तो वाई वी विल गो फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, क्यों हम अननेसेसरली वो करें। तो इस तरीके से आपको क्या है प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके काम करना होगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ। ओके, फिर टेक्नोलॉजी की अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग पावर प्लांट है, जैसे थर्मल पावर प्लांट है मान लो, तो थर्मल पावर प्लांट में हम चाहते हैं कि उनको उनमें ही जो है कार्बन फुटप्रिंट कम किए जाएं। तो हमारे पास लो कार्बन टेक्नोलॉजी नहीं है अच्छी वाली, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी नहीं है, एनर्जी स्टोरेज के लिए कैपेसिटी नहीं है अच्छी, और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत कमी देखी जाती है। जैसे कि ट्रांसमिशन नेटवर्क में लॉसेस बहुत होते हैं, ग्रिड कनेक्टिविटी और अच्छी बनानी है हमें, स्टोरेज भी अच्छा करना है। अब बात कर लेते हैं कि वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, मतलब हमें क्या करना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम उन प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे ये अब हमें देखना है। तो देखिए, सबसे पहली जो चीज है कि हमें क्या करना चाहिए, जो इनएफिशिएंट फॉसिल फ्यूल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट हैं उनको हमें हटा देना चाहिए। उनको हमें अब क्या करना चाहिए, रिटायरमेंट दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक तो कार्बन को ज्यादा एमिट करते हैं, ठीक है, और उसकी जगह पे जितना आप उसमें खर्चा कर रहे हो उसको बेच बाच के आप रिन्यूएबल एनर्जी में लगा दीजिए। तो ये बात की जाती है पहली। तो दूसरी बात क्या है कि हमें ब्लेंडिंग फाइनेंस स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अब ये क्या चीज़ है, ब्लेंडिंग कैसे करेंगे? तो देखिए, आपने शायद एक नाम सुना होगा इकोनॉमी में, वायबिलिटी गैप फंडिंग, है ना, वायबिलिटी गैप फंडिंग। अब ये क्या चीज़ होती है भाई वायबिलिटी गैप फंडिंग? तो देखिए, वायबिलिटी गैप फंडिंग क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप एक विलेज में रहते हो, तो विलेज में अगर कोई रोड बननी है तो वो रोड आसानी से कोई कॉन्ट्रैक्टर बनाता नहीं है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि उसको वहां पे टोल टैक्स वगैरह तो कुछ मिलना नहीं है, प्रॉफिट है नहीं, तो वो क्यों ऐसे इस तरीके के प्रोजेक्ट में अपना पैसा फंसाए।
तो इसमें क्या करती है कि गवर्नमेंट उसको सपोर्ट देती है कि आप बनाइए, आपका जो भी मतलब जितना कम प्रॉफिट होता है, जो भी आपका लैप्स रह जाता है, मतलब जो डिफरेंस रह जाता है, जितना आपका एक्सपेक्टेड है, जो मतलब जेन्युइनली होना चाहिए और जितना आपको हुआ है, तो वो जो बीच का जो गैप है वो हम दे देंगे। अब गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? क्योंकि अल्टीमेटली वो रोड बनाने से ना किसको फायदा होने वाला है? इकोनॉमी को फायदा होने वाला है, इसका मतलब गवर्नमेंट को फायदा होने वाला है। ठीक इसी प्रकार से हमें यहाँ पे भी करना है। अब हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं ये चीज कि जैसे कुछ यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर को आप बुलाइए कि आप करिए, और आपको जो आपके कंसर्न है ना वो हम सॉर्ट आउट करेंगे। अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता है तो वो हम देखेंगे, हम आपको उसको कंपनसेट करेंगे। तो अगर ऐसी चीजें हम करेंगे तो प्राइवेट पार्टनरशिप और प्राइवेट फाइनेंस यहाँ पे बहुत ज्यादा आ जाएगा। साथ ही साथ क्या है कि इनोवेशन लाने पड़ेंगे, जैसे कि टेक्नोलॉजी अच्छी अच्छी लानी पड़ेगी, बिजनेस मॉडल अच्छे लाने पड़ेंगे, मार्केट डिजाइन अच्छी करनी पड़ेगी, सिस्टम ऑपरेशन को बहुत अच्छा इफिशिएंट बनाना पड़ेगा। और R&D तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, किसी भी चीज़ में बिना R&D के कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे कोल गैसिफिकेशन है तो उसमें क्या है, कार्बन फुटप्रिंट कम होते हैं, तो वो हमें उस पर हमें टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, रिसर्च करनी पड़ेगी हमें। जैसे हाई इफिशिएंसी फ्यूल सेल भी होते हैं, एडवांस केमिकल सेल होते हैं जो और अच्छी इफिशिएंसी दे सकते हैं, तो हमें उनको भी जो है उन पर भी रिसर्च करनी होगी, तभी वो चीज़ें आएंगी। इंटरनेशनल कोलोबोरेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ ही साथ क्या कह सकते हैं हम कि जो स्टेट लेवल पे जो है एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के, उस पर हमें काम करना पड़ेगा। मतलब स्टेट लेवल के साथ मिलकर हमें एडुकेट प्लान बनाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी जाकर के चीज़ें होंगी। क्योंकि अल्टीमेटली ये काम करने वाला कौन है? स्टेट। तो स्टेट के लिए हमें स्टेट के साथ कोऑपरेशन में काम करना पड़ेगा, तभी चीज़ें सही होगी। और हमें डेटा बहुत ज़्यादा कलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि डेटा से क्या हो जाएगा कि जैसा कि मैंने आपको बोला था अभी कि हमें इसमें क्या करना है, जस्ट ट्रांजिशन देखना है। तो जस्ट ट्रांजिशन तो तभी होगा ना जब आपके पास डेटा होगा, तो आप देख पाओगे कि कितने लोगों को हमें क्या मैन पावर को हम रीडिप्लॉय कर सकते हैं, तो उनके लिए क्या क्या स्किल की जरूरत है, तो वो सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ओके राइट। ओके, तो अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट एमिशन नॉर्म्स कंप्लायंस। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि भाई एमिशन नॉर्म्स होते क्या हैं, क्योंकि तभी तो हम देखेंगे कि रिपोर्ट क्या आया है और वो कैसे काम कर रहा है। देखिए ये हैं हमारे एमिशन नॉर्म्स। ओके राइट। तो एमिशन नॉर्म्स क्या है, 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एमिशन नॉर्म्स निकाले थे कि जिससे जितने भी सल्फर के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं और मरकरी का जो एमिशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। लेकिन चूंकि कोविड 19 आ गया था, तो कोविड 19 को लेकर के इनकी जो है डेडलाइन थोड़ी बढ़ा दी गई थी। तो 2021 में गवर्नमेंट ने थोड़ी सी इनकी टाइमलाइन एक्सटेंड कर दी थी। अब इन यहाँ पे जो एमिशन के जो नॉर्म्स आए थे, जो गाइडलाइंस आई थी, उसके बेसिस पे इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहली कैटेगरी ए, जिसमें बोला गया था कि जिस सिटी में भी 10 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, तो उसके 10 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई भी थर्मल पावर प्लांट है तो उसको वो एमिशन कम करने पड़ेंगे 2022 तक, और अभी जो है बढ़ा करके कर दिया है 2024 तक। कैटेगरी बी में कौन सी सिटी आएंगी? जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी हैं, ठीक है, या फिर नॉन अटेनमेंट सिटी है। नॉन अटेनमेंट सिटी कैसे होती हैं और कौन सी होती हैं? तो देखिए, जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी एक स्टैंडर्ड होता है, जो भी उस स्टैंडर्ड की बातों को सही से मीट नहीं कर पाता है ना, या फिर जो उसके टारगेट हैं एयर को एक पर्टिकुलर लेवल तक क्लीन रखने के लिए वो नहीं कर पाते, तो उनको बोला जाता है नॉन अटेनमेंट सिटी। ठीक है, तो जितनी भी नॉन अटेनमेंट सिटी हैं उनकी भी 10 किलोमीटर की रेडियस में जो भी थर्मल पावर प्लांट आता है उसको 2023 तक टारगेट था, जो अभी 25 कर दिया है। और इसके अलावा जो भी पावर प्लांट बच जाता है उसको 24 था पहले, अब 26 तक ये एमिशन नॉर्म्स को फुलफिल करना है। और ये केवल सल्फर, नाइट्रोजन और मरकरी को लेकर के ही नहीं था, इसमें बात की गई थी वाटर की भी। यानी कि वाटर पे क्या है, अब देखिए जैसे कोई थर्मल पावर प्लांट होता है तो उसमें हम कूलिंग के लिए वाटर यूज करते हैं, फिर हम वो क्या करते हैं डायरेक्टली, कोई जैसे मान लो ये रिवर जा रही है तो यहाँ से हमने ये कूल कर लिया, मान लो ऐसे ये कूल करके आया और इसको हमने डायरेक्टली छोड़ दिया। अब यहाँ पे क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर इसका बहुत ज्यादा होता है, और जब हम इसको किसी भी डायरेक्टली रिवर, लेक्स या पॉन्ड्स में छोड़ेंगे तो उसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जो एक्वाटिक लाइफ होती है ना यहाँ पे, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाती है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए ये बात की जाती है कि आपको जब ये छोड़ना है तो उस समय
टेम्परेचर लिमिट करके छोड़ना है। साथ ही साथ ये भी बोला गया था कि आपको बेनिफिशिएटेड कोल का यूज करना है जिससे फ्लाई ऐश का जनरेशन कम हो। अब ये बेनिफिशिएटेड फिशिएशन कोल क्या है? तो भाई ये कोल का एक प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं कि इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी कोल की पहले ही निकाल देते हैं जिससे फ्लाई ऐश कम निकलता है। और साथ ही साथ पावर प्लांट से ये भी बोला गया था कि जितना भी फ्लाई ऐश आप जनरेट करते हो उसका 100% यूटिलाइजेशन आपको करना है। ये यूटिलाइजेशन कहाँ होता है? जैसे सीमेंट इंडस्ट्री में आप कर सकते हो, ठीक है, या किसी को रिक्वायरमेंट है और भी कई इंडस्ट्रीज में यूज होता है तो वहां पे भी आप जा करके इसको दे सकते हो, लेकिन आपको इसको यूटिलाइज 100% करना है, इसको वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्निक्स भी बताई गई थी कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो देखिए 3 चीजें होती हैं। एक कंबर्सन से पहले, मतलब कोल आया है, जला नहीं है अभी, उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आता है कि इन कंबर्शन में हम क्या कर सकते हैं और पोस्ट कंबर्शन में क्या कर सकते हैं। तो देखिए प्री कंबर्शन में हम क्या कर सकते हैं कि वॉशिंग और ब्लेंडिंग कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो बॉयलर है तो बॉयलर में हम बर्नर को थोड़ा लो, मतलब जो बर्नर होता है उसमें लो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो डाल सकते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन ऑक्साइड कम हो जाएगा। सल्फर को कम करने के लिए हम लाइमस्टोन इंजेक्ट कर सकते हैं फर्नेस में, यानी कि जो भट्टी होती है जहाँ पे कोयला जलता है वहाँ पे अगर हम लाइमस्टोन डाल दें तो ऐसो जो यानी कि सल्फर का जितने भी ऑक्साइड आते हैं, जितने भी ऑक्साइड निकलते हैं उसका पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाएगा। और एक होता है पोस्ट कंबर्सन। तो अब पोस्ट कंबर्सन में हम क्या कर सकते हैं, तो पोस्ट कंबर्सन में अलग अलग टेक्निक आती हैं तीनों चीज़ों के लिए। सल्फर के लिए क्या आता है, FGD यानी कि फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन। इसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड के लिए बहुत सारे कैटलिस्ट यूज करते हैं, और PM यानी कि पर्टिकुलर मैटर जो कि बहुत ही डेंजर होते हैं, इनके लिए हम इलेक्ट्रोलाइटिक प्रेसिपिटेटर यूज करते हैं और या फिर फैब्रिक फिल्टर यूज करते हैं। तो ये हो गई टेक्निक। अब समझते हैं इस न्यूज़ को कि ये न्यूज़ में क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, तो देखिए न्यूज़ में क्या है कि एक CSC है जो कि एक NGO है जिसको बोलते हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो ये इसने क्या किया है, एक रिपोर्ट लाया है कि कितना जो नॉर्म्स आपने बनाए हैं वो कितने इम्प्लीमेंट हुए हैं, कौन कौन उस पर कंप्लाइन कर रहा है। और तो ये कैसे ये नॉर्म्स बनाता है, कैसे इसके पास डेटा आता है। तो देखिए ये जो इसके पास जो डेटा आता है वो आता है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है। तो अब ये उसको डाटा प्रोवाइड करता है इस रिपोर्ट को बनाने के लिए, और इसके बाद ये क्या करता है कि असेसमेंट करता है कि कितना FDG के थ्रू सल्फर कम हुआ है पावर प्लांट में, क्या ये टेक्निक मतलब इंस्टॉल भी हुई है या नहीं हुई है, ये भी देखता है। तो इसकी की फंडिंग क्या आई है कि देखिए जितने भी पावर प्लांट है उसमें से केवल 5% ही अभी तक जो नॉर्म्स आपने बनाए उनको फुलफिल कर रहे हैं, और 17% तो ऐसे हैं जो अभी केवल इनिशियल स्टेज में है। अब इसकी में क्या चैलेंज है, जब इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी है, हम एग्जिस्टिंग पावर प्लांट में भी हम लोग जो है पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, तो लोग क्यों नहीं कम कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो देखिए बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है हाई इन्वेस्टमेंट, क्योंकि CSC की ने एस्टिमेट किया है कि अगर हम ये टेक्निक सारे पावर प्लांट में लाते हैं तो करीब हमें 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए पड़ेगा। अब ये 1 लाख करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है और इसीलिए जो है यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। साथ ही साथ क्या है कि जितने भी पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज हैं उनके इक्विपमेंट हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो हमने भाई इंडिजीनियस क्यों नहीं बनाए। तो देखिए 2 कारण है इसके। एक तो डेडलाइन बहुत पास में थी तो हमारे पास टाइम कम था जिससे हम इंडिजीनियसली नहीं बना पाए, और दूसरी बात फिर कोविड आ गया था। तीसरा जो चैलेंज है वो है कि कोविड-19 के इम्पैक्ट भी देखने को मिले हैं। और फोर्थ वन है कि अगर मान लो कोई पावर प्लांट है जो एमिशन के अभी जैसे 17% हमने देखा, तो 17% ऐसे पावर प्लांट हैं जो अभी इनिशियल स्टेज में है, यानी कि अभी तक उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया है, तो उन पर कोई पेनल्टी नहीं लगती, और लगती भी है तो बहुत कम लगती है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसीलिए ये नॉर्म्स अभी तक फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कि क्या सजेशन है, मतलब क्या कर सकते हैं हम इनके लिए। तो सबसे पहले तो भाई जैसे कि पेनल्टी कम है तो इंसेंटिवाइज और डिसेंटिवाइज का कॉन्सेप्ट रख दीजिए कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको इंसेंटिव दीजिए, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको आप इंसेंटिव बिल्कुल मत दीजिए, उनको आप पेनल्टी लगाइए। ठीक है। दूसरा आप कर सकते हो कोलैबोरेशन को लेकर के, कि जैसे सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, या जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको आप कोऑर्डिनेट करने दीजिए, कोलैबोरेट करने दीजिए आपस में, जिससे वो ये काम कर सकें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए भी।
साथ ही साथ एमिशन डाटा उन्हें पब्लिश करना चाहिए, जितने भी स्टेक होल्डर हैं उन्हें एमिशन डाटा पब्लिश करना चाहिए, जिससे क्या होता है कि लोगों को भी अवेयरनेस आती है ना कहीं कि भाई चल क्या रहा है। साथ ही साथ क्या है कि सीएसई ने बोला है कि आपको जो है थोड़ा बहुत उन्हें ग्रांट भी देना पड़ेगा या फिर सब्सिडी देनी पड़ेगी ऐसा करने के लिए, क्योंकि पैसा बहुत है और वो इतना इन्वेस्ट करेंगे या नहीं ये सोचने वाली बात है। तो फाइनेंस का इशू है, तो कहीं ना कहीं आप या तो सब्सिडी दीजिए और या फिर उनको कुछ ग्रांट दीजिए, और या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो हम लोग टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहे हैं या फिर इक्विपमेंट जो इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर आप टैक्स मत लगाइए, ये भी एक सॉल्यूशन हो सकता है। ओके राइट, तो हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है वो रिलेटेड है डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए क्या इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले तो इसके लिए एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था 2005 में, जिसमें नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे। तो नेशनल लेवल पे एनडीएमए बनाया गया था, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, जो एक एपेक्स बॉडी है और ये पीएम के द्वारा हेड किया जाता है। एनआईसी यानी कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के प्लान को प्रिपेयर करता है। और फिर है एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। स्टेट लेवल पे देखो तो सेम वो है एसडीएमए, एसईसी और एसडीआरएफ यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप देखोगे तो थोड़ा सा मतलब ये अथॉरिटी तो सेम है, डिस्ट्रिक्ट ये नेशनल नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ठीक है। अब देखते हैं कि क्यों ये न्यूज में आया। तो देखिए अभी रिसेंटली क्या है, होम मिनिस्टर ने 3 स्कीम के लिए 8,000 करोड़ रुपए दिए हुए हैं। अब ये 3 स्कीम क्यों हैं और क्यों पैसे दिए हैं, तो देखिए जो होम मिनिस्ट्री है उनका विजन ये है कि 2047 तक हमें इंडिया को डिजास्टर रेजिलियंट बनाना है, यानी कि कैसा भी डिजास्टर आए हमें कुछ नहीं होना चाहिए या हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, तो क्या क्या स्कीम है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो स्कीम है वो है अर्बन फ्लडिंग। अर्बन प्लानिंग के लिए 2500 करोड़ रुपए दिए गए हैं और स्पेशली फोकस किया गया है मुंबई, चेन्नई जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं। इसके बाद नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट की मिटिगेट कैसे करें जहां पे लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है, उसके लिए भी करीब 825 करोड़ दिया गया है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसमें हम फायर को एक्सपेंड करने वाले हैं, फायर जो सर्विसेज हैं उसको मॉडिफिकेशन कर उसका सॉरी मॉडिफिकेशन नहीं उसका मॉडर्नाइजेशन करने वाले हैं, तो उसके लिए भी 5000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गवर्नमेंट ने ये भी बोला है, यानी कि स्पेसिफिकली करें तो होम मिनिस्ट्री ने ये बोला है कि अभी हमने अपना अप्रोच भी चेंज कर दिया। पहले अप्रोच था रिएक्शनली एंड रिलीफ सेंटरिंग, अब हमने होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट अप्रोच को लाया है। अब ये क्या है और इसको कैसे लाया गया है देखते हैं। देखिए सबसे पहले उन्होंने बोला है कि जो होलिस्टिक अप्रोच है ना डिजास्टर मैनेजमेंट को, वो हम कैसे लाए हैं बताते हैं। तो सबसे पहले हमने फोकस किया प्रिवेंशन पे कि डिजास्टर आए ही ना, हम ऐसा कुछ काम करें कि डिजास्टर जिससे कम हो जाए, उसको मिटिगेट करने की कोशिश की है, और अगर फिर भी आ गया तो हम प्रिपेयर्ड भी हैं, ठीक है। तो ये काम किया है। अब ये काम कैसे किया है, तो इसके लिए उन्होंने नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड बनाया है नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे। साथ ही साथ प्रिवेंशन एक्टिविटी ली है, जैसे कि प्लांटिंग ऑफ ट्री किया है, कहाँ पे 13 मेजर रिवर जहाँ पे फ्लड बहुत ज्यादा आता है। साथ ही साथ क्या किया है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया है, जहाँ पे जैसे कि अगर आप बात करो तो जो आईएमडी है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो 5 दिन पहले ही नोटिस दे देता है कि क्या क्या संभावना है अभी फ्लड का या फिर बारिश का, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने अभी जो है फंड को भी इंक्रीज किया है, 3 टाइम्स फंड बढ़ा दिया है। 2005 से लेके 14 तक जितना था और 14 से लेके 23 तक अगर आप देखोगे तो 3 टाइम जो है हमने 3 गुना फंड कर दिया है। साथ ही साथ हम आईसीटी का भी यूज कर रहे हैं। अब इससे हमें क्या होता है कि कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल, मतलब हम मैसेज भेजते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए एसएमएस के थ्रू। इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम हमने बनाया है। हम स्टेट के साथ अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। यूनियन के साथ भी कोऑपरेशन चल रहा है, जो मतलब यूनियन टेरिटरी होती है, यूनियन टेरिटरी तो इनके अंडर में ही आती है, तो स्टेट और यूनियन का अच्छा कोऑपरेशन चल रहा है। आप देखेंगे तो कम्युनिटी को हमने ग्रास रूट लेवल पे उसको भी इन्वॉल्व किया है। कैसे कि हमने कम्युनिटी वॉलेंटियर बनाए हैं, जैसे कि जिसको बोलते हैं आपदा मित्र, है ना। तो ये सब काम किए हैं हमने ये अचीव करने के लिए। ओके, अब भाई क्या चैलेंज है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर के, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो पुअर कोऑर्डिनेशन देखा जाता है। अभी आपने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हमने अच्छा अच्छा काम किया है, ऑफकोर्स काम किया है, लेकिन स्टिल अभी भी कई बार लैप्स देखा जाता है स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में।
डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्रेस बहुत स्लो है, जैसे कि आप देखेंगे तो करीब 87 डिस्ट्रिक्ट, 5 राज्य में अभी ऐसे हैं जहां पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तक भी नहीं बना है। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये लोग रिस्क रिडक्शन को क्लाइमेट चेंज के साथ इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ही ये डिजास्टर आ रहे हो, तो अगर आप उसको उसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्लाइमेट चेंज को उसको अगर अंडरमाइन करेंगे, तो आप कितना भी रिडक्शन प्लान बना लीजिए वो कभी सक्सेस नहीं होंगे, है ना। और कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज़रूरत है, ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, जैसे स्पेशलाइज्ड यूनिट चाहिए, क्योंकि अब जो हमारे ये डिजास्टर आते हैं ये भी तो स्पेशलाइज्ड हो गए हैं, जैसे देखो प्लस फ्लड है, लैंडस्लाइड है, ड्रॉट है, साइक्लोन है, तो अलग अलग चीजें आती हैं। तो भाई जैसे फ्लड के लिए कैसे लोग चाहिए, जिनको स्विमिंग अच्छी आती हो। लैंडस्लाइड में क्या है, लैंडस्लाइड हो गया तो वहां पे भी लोग दूसरे तरीके चाहिए, तो उन्हें उस तरीके की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ड्रॉट में अलग तरीके के लोग चाहिए, साइक्लोन में अलग तरीके के लोग चाहिए, तो इस तरीके से हमें उनको स्पेसिफिकेशन देना पड़ेगा, स्पेशलाइज ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। फिर साथ ही साथ क्या है कि इनएडुकेट हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम वो बढ़िया से काम नहीं करते हैं, मतलब है नहीं, कम है। और दूसरी बात, जहाँ पे है भी, अगर इन्फॉर्मेशन रहती भी है तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली डिसेमिनेट नहीं की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलती है, पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है, और साथ ही साथ जो पॉलिसीज वगैरह हैं उनका कंप्लायंस नहीं होता है। जैसे कि आप देखोगे तो बिल्डिंग, अगर आप किसी सिटी में बिल्डिंग बना रहे हो, स्पेशली पब्लिक बिल्डिंग, तो या फिर बड़ी बिल्डिंग बना रहे हो, तो उसके लिए रूल्स होते हैं कि इस तरीके से आपको बनाना है, ये वाले ये नॉर्म्स होते हैं, इस तरीके से आपको फॉलो करना है, लेकिन वो फॉलो कोई नहीं करता है। और इसीलिए भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि बिल्डिंग, कई बार आपने देखा होगा कि फ्लड आया तो बिल्डिंग ही बह गई। तो क्यों बह गई, क्योंकि हमने जो रूल उसके होने चाहिए, जो नॉर्म्स होने चाहिए, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो हमने लाया ही नहीं है। ओके, उसके बाद अब क्या कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो हमें कोऑर्डिनेशन अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तभी चीज़ें सही हो पाएंगी। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज को हमें अंडरमाइन नहीं करना है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को देखते हुए ही हमें डिजास्टर प्लान बनाना है। साथ ही साथ हमें कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर प्रिपेयरनेस बनाना पड़ेगा, यानी कि लोगों को बुलाना पड़ेगा वॉलेंटरली। इसके बाद हमें ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अब डिजास्टर भी बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, तो हमें एक्सपर्टीज उसमें चाहिए। जैसे फ्लड से रिलेटेड है तो फ्लड वाली एक्सपर्टीज उसमें चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम को और भी एक्सपेंड करना होगा। ओके, अब बात करेंगे अर्बन फ्लडिंग की। तो भाई अर्बन फ्लडिंग क्या होता है, ये डिजास्टर के अंदर ही है। तो अर्बन फ्लडिंग क्या होता है, तो देखिए अर्बन फ्लडिंग क्या है, जब एक्सेस रन ऑफ जो वाटर है हमारा वो डेवलप, मतलब अर्बन एरिया में घुस जाए। क्यों घुस जाता है ज्यादातर, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम अच्छे नहीं है, उनकी पुअर कैपेसिटी है, इसकी वजह से वो घुस जाता है। जैसे कि अभी आप, इसके लिए आप प्रॉपर एग्जांपल दे सकते हो मुंबई का। मुंबई में हर बार देखते हो कि बारिश की वजह से वहां पे फ्लड जैसा माहौल हो जाता है, इनंडेशन हो जाता है। इनंडेशन का मतलब होता है कि पानी का भर जाना, और ये चीज अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अर्बन फ्लड आप देखो तो 8 टाइम्स तक बढ़ गया है, फ्लड का जो वॉल्यूम है वो 6 टाइम तक बढ़ गया है। जैसे अभी एग्जाम्पल न्यू दिल्ली, यमुना में फ्लड आया, तो यमुना में फ्लड आया तो क्यों आया उसका रीजन समझेंगे। लेकिन मुंबई का जो अभी मैंने आपको बताया ना, कि ड्रेनेज सिस्टम सही ना होने की वजह से, पुअर ड्रेनेज कैपेसिटी होने की वजह से जो जल भराव हो जाता है या जो इनंडेशन हो जाता है, वो बेस्ट एग्जाम्पल है मुंबई का। दिल्ली का डिफरेंट है, ठीक है। बेंगलुरु में ऐसा देखने को मिलता है, हैदराबाद में भी ऐसे ही देखने को मिलता है। तो ये जो सब चीजें हैं ना, ये इसका एग्जाम्पल है। न्यू दिल्ली एक अलग एग्जाम्पल है, क्यों, क्योंकि न्यू दिल्ली में यमुना में फ्लड आया है, और हम लोगों ने क्या है कि फ्लड प्लेन में ही अपना इंक्रोचमेंट करके घरमर बना रखे हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है, इसीलिए वहां पे दिक्कत होता है। अदरवाइज दिल्ली में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं फ्लड मैनेजमेंट को लेकर के। देखिए फ्लड मैनेजमेंट को लेकर के 3 से 4 ही चैलेंजेस हैं अगर देखा जाए तो। सबसे पहली चीज तो हर चीज में आप लिख सकते हो क्लाइमेट चेंज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है आज के दिन में। इसके बाद जो अर्बन है उनको हीट आइलैंड बोला जाता है। हीट आइलैंड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा एक्टिविटीज आती हैं, पक्का रोड है, सब है, तो जो सनलाइट है वो बहुत एब्जॉर्ब करती है और वो एक हीट की तरह लगता है। अब जैसे अर्बन से आप बाहर आ जाओ तो टेम्परेचर का डिफरेंस आपको बहुत देखने को मिलेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पे वेदर पैटर्न चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा रेनफॉल शॉर्ट टाइम में ही हो जाती है, और वही प्रॉब्लम करती है। शॉर्ट टाइम में अगर हाई रेनफॉल होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है।
इनएडुकेट कैपेसिटी है उसकी, पुअर मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस बढ़िया नहीं है, इसीलिए क्या है कि थोड़ा ही बारिश हुई तो जल भराव होने लगता है। और फिर क्या है कि अनप्लान्ड डेवलपमेंट है, जैसे स्पेशली अगर हम बात करें तो सिटीज में जो प्लानिंग है लैंड को लेकर के वो बहुत पुअर है। जैसे कि हम लोग इंक्रोचमेंट कर लेते हैं फ्लड प्लेन पे, तो अगर फ्लड प्लेन पे इंक्रोचमेंट करेंगे तो आज नहीं तो कल जब फ्लड आएगा तो प्रॉब्लम तो होगी ही ना। साथ ही साथ फिर क्या बोलते हैं कि लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स है इसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करने के लिए, और जो फ्लड स्ट्रेटजी है उनको सही से हम इंप्लीमेंट नहीं करते। स्ट्रेटजी तो हमारे पास सारी हैं, इंप्लीमेंटेशन की दिक्कत है। अब जैसे फॉर एग्जांपल रेट्रोफिटिंग एक टेक्निक होती है, अगर वो हम चीज़ बिल्डिंगों में करते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर में करते हैं तो वो फ्लड से आराम से, फ्लड में बिल्डिंग जैसे कई बार गिर जाती है ना, तो वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, लेकिन हम वो करना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उसमें दो चीज़ें हैं, दो प्रॉब्लम है। एक तो वो कॉस्टली बहुत है, और दूसरी बात हमारा इंटेंशन वैसा नहीं है। कॉस्टली बहुत है और उतनी अच्छी टेक्निक्स भी नहीं है ना, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जो है अर्बन फ्लडिंग का प्रॉब्लम होता रहता है, और उसमें जो है इकोनॉमी का लॉस होता रहता है, लाइफ्स का भी लॉस होता रहता है। अब हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए सबसे पहले तो हमें ऐसे अप्रोच लेने पड़ेंगे जो इकोनॉमिकली सही है, सॉरी नॉट इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली सही है। साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कैपेसिटी है ड्रेनेज सिस्टम की वो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अगर थोड़ी सी बारिश होने पे ही अगर इनंडेशन हो रहा है तो ये चिंता की बात है ना। इसका मतलब तो यही होगा ना कि जो हमारे ड्रेनेज सिस्टम है दे आर नॉट गुड। ठीक है, साथ ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा कि जो कंजर्वेशन और रिस्टोरेशन ऑफ अर्बन वाटर बॉडी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा शायद जब आप बचपन में होंगे कि बहुत जगह आपको वाटर बॉडी मिलती थी, जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, है ना। तो ये सब चीजें क्यों होती थी, क्यों बनाते थे लोग? इसीलिए बनाते थे कि जब भी बारिश होगी तो ये उस फ्लड को कंट्रोल करता था। अब बारिश होगी तो पानी कहाँ जाएगा? पानी तो कहीं ना कहीं जाएगा। पहले तो इसमें स्टोर हो जाता था तो फ्लड का पता नहीं चलता था, अब वो स्टोर तो होगा नहीं। अब स्टोर नहीं होगा तो भर जाएगा, है ना, तो वो हमें फ्लड की तरह लगने लगता है। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप लिए हैं अर्बन फ्लडिंग को रोकने के लिए? तो देखिए गवर्नमेंट ने भी काफ़ी स्टेप लिए हैं, जैसे कि एसओपी निकाला था, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिससे कि मिटिगेट हो सके अर्बन फ्लड अंडर द अमृत स्कीम। इसके बाद फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें फाइनेंस दिया जाता है स्टेट को कि वो अच्छा काम करे फ्लड मैनेजमेंट को लेकर के। नेशनल गाइडलाइन ऑन मैनेजमेंट अर्बन फ्लड, ये किसने निकाला था? एनडीएमए ने, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। साथ ही साथ जो होम मिनिस्ट्री है वो अलग अलग तरीके के अलर्ट भी निकालती रहती है, जैसे येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट। तो इससे पता चलता है ना कि फ्लड का लेवल क्या होने वाला है और हमें उसके लिए क्या क्या करना चाहिए। ओके राइट। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विद इन द डिजास्टर, वो है फायर को लेकर के। ठीक है, तो फायर का भी प्रॉब्लम आजकल बहुत जगह देखने को मिलता है। तो भाई फायर का इंसिडेंस कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है? अगर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, कंजस्टेड मार्केट में देखने को मिलता है, फैक्ट्रीज में देखने को मिलता है, स्लम एरिया में देखने को मिलता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देखने को मिलता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी हैं, आप देखोगे तो सिकंदराबाद हैदराबाद में, फिर करोल बाग जो दिल्ली में है उसमें भी 2019 में किसी होटल में आग लग गई थी। अब ये क्यों हो रहे हैं, क्यों इतनी चीज़ें हो रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? तो देखिए इसके पीछे भी कुछ चैलेंजेस हैं, क्यों हम इस रिस्क को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे सिंपल से कुछ रीजन है, समझते हैं। सबसे पहले तो जो फायर सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं वो फुलफिल नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था बिल्डिंग का एग्जाम्पल, कि बिल्डिंग जब आप बनाते हो तो आपको स्टैंडर्ड चीज़ें जो नॉर्म्स होते हैं उनको अगर आपको फुलफिल करना होता है, अगर आप वो फुलफिल करोगे तो फायर के इंसिडेंट्स नहीं होंगे। लेकिन कोई वो इन्फॉर्म मतलब करना ही नहीं चाहता, अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन हो जाते हैं कई बार, तो इसलिए दिक्कत होती है। और फिर दूसरी बात, इंस्पेक्शन बिल्कुल नहीं है। जैसे कोई बिल्डिंग बनी है, या मान लो आप उसका जब लाइसेंस रिन्यू कर रहे हो, मतलब एक टाइम तक के लिए उसका वैलिडिटी रहती है, उसके बाद जब आप रिन्यू करते हो तो आपको इंस्पेक्ट करना चाहिए ना, उसको प्रॉपरली देखना चाहिए आपको कि फायर इक्विपमेंट कैसे हैं। तो फायर इक्विपमेंट भी बहुत ऑब्सोलेट रहते हैं, यानी कि सही से काम नहीं करते हैं, तो इसीलिए जो है प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, और दूसरा रीजन क्या है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है लॉ में, यानी कि रूल में। जैसे कि ये क्या है, स्टेट का सब्जेक्ट आता है, तो स्टेट का सब्जेक्ट आता है तो स्टेट इसमें देखती है। अब जब स्टेट इसमें देखेगी तो हर एक स्टेट में अलग अलग रूल होते हैं, तो इसीलिए कंफ्यूजन भी रहती है कि क्या करना है, कौन सा बेटर है ना। तो इसीलिए सेंटर को एक कॉमन, जैसा कि अभी आपको पता होगा एपीएमसी का एक कॉमन बताया था, कॉमन एपीएमसी वाला, है ना, मॉडल एक्ट, तो वैसे ही इसके लिए भी बना सकता है ना। साथ ही साथ कैपेसिटी बिल्डिंग हमें अच्छी करनी पड़ेगी, रिसोर्स जो हमारे पास कंस्ट्रेंट हैं उनको भी हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है तो रिसोर्स कंस्ट्रेंट तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं।
इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़िया करना पड़ेगा, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे, आप दिल्ली जैसी सिटी में देख लो, जैसे आप राजेंद्र नगर में ही रहते होंगे, तो ये जैसे मान लो सड़क है, ये घर बने हैं, तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती है वो इतनी बड़ी होती है, तो ये गाड़ी इसमें नहीं जा सकती है गली में। तो अगर फायर का कोई इंसिडेंस हो गया है तो क्या करेगा बताओ फायर ब्रिगेड, कैसे उसको सॉर्ट आउट करेगा, है ना। और अवेयरनेस नहीं है लोगों में कि अगर फायर मान लो लग गया है या फिर कहीं पे फायर का इंसिडेंस हो गया है तो उसके लिए हमें क्या करना है। ओके, अब हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें क्या है कि फायर सेफ्टी के जो लॉ हैं या जो रूल हैं वो हर स्टेट में एक जैसे होने चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि हमें कैपेसिटी बढ़ानी होगी, अवेयरनेस लोगों में लाना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि ऑटोमेटिक स्मोक अलार्म होना चाहिए, गैस लीकेज अलार्म होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि किसी भी बिल्डिंग में ऐसा प्रॉब्लम होता है तो अलार्म बच जाएगा, तो लोग कई बार भूल जाते हैं यार लोग, तो इसलिए वो चीज़ें सही हो जाएंगी। साथ ही साथ क्या है कि जो रिस्क मिटिगेशन है और जो जैसे फायर का जब हम करते हैं रिस्क मिटिगेशन, उसको अर्बन प्लानिंग में हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, मतलब अर्बन प्लानिंग के साथ उसको मेन स्ट्रीम करना चाहिए, जिससे क्या हो जाएगा कि जब भी अर्बन प्लानिंग होगी तो उसके साथ साथ ये चीज़ें भी ध्यान में रखी जाएंगी। और कई बार हमें क्या है कि उसमें सेफ्टी ऑडिट भी करने चाहिए, जैसे कि पब्लिक हॉस्पिटल हो गए, सिनेमा हॉल हो गए, तो इन सब चीज़ों पे ठीक है। और इवेल्युएशन और सिक्योरिटी स्क्रूटनी अच्छे से करनी चाहिए जब हम किसी भी लाइसेंस की परमिशन दे रहे हैं या लाइसेंस को रिन्यू कर रहे हैं तो उसको लेकर के। ओके ओके राइट, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लाउड सीडिंग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब भाई क्या है इसमें क्लाउड सीडिंग में जानते हैं। तो अभी रिसेंटली क्या है, आईआईटी कानपुर ने एक टेस्ट कंडक्ट किया है क्लाउड सीडिंग को लेकर के और वो सक्सेसफुल रहा है। ठीक है, देखते हैं भाई क्या चीज़ है। तो देखिए क्लाउड सीडिंग आप सिंपली ये कह सकते हो कि ये वेदर का मॉडिफिकेशन करके हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल रेनफॉल करा रहे हैं। अमेजिंग है ना कि आर्टिफिशियल रेनफॉल भी अब होने लग गई है। अब ये कैसे होती है, तो देखिए रेन के लिए जब नॉर्मल रेन की अगर हम बात करें तो कैसे होती है, तो जैसे एयर है, तो आपने देखा होगा कि एयर ऊपर जाती है और वो पानी को लेके जाती है। तो जब एयर ऊपर जाती है और पानी को लेके जाती है तो ये पानी जो मतलब वाटर है उसकी एक, वाटर बोलो या फिर एयर बोलो, एयर बेटर है, तो जो एयर है जो पानी को लेके जा रही है उसकी एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है। मतलब अगर पानी की क्वांटिटी एक पर्टिकुलर अमाउंट से बढ़ जाएगी जिसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, तो उस थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा हो जाएगी तो वो एयर के पास फिर कैपेबिलिटी नहीं रह जाएगी उसको होल्ड करने की, और वो पानी बारिश के रूप में बरस जाएगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है जब बारिश होती है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है जो हमें समझना है कि अब बारिश होती है तो ऐसा नहीं है कि एयर पानी को लेके जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ये कंफ्यूजन वाली है, नहीं तो आप सोचो एयर लेके जाता है, अब एयर के साथ जाता है पानी, मतलब वो तो इवापोरेट होता है। लेकिन क्या होता है कि पानी एयर के साथ जा रहा है तो इससे बारिश नहीं होगी। बारिश कब होती है कि यहाँ पे कुछ कंडेंसेशन वो होते हैं, जैसे मान लो ये कुछ ऐसे हमने बना दिए, तो ये कंडेंसेशन न्यूक्लियर बोलते हैं इसको। अब ये किस चीज़ के हो सकते हैं, ये डस्ट के हो सकते हैं, ये सॉल्ट भी हो सकता है, या फिर कोई और भी केमिकल्स से बने हो सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पार्टिकल जो होते हैं ना, आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट में कभी एक बूंद पानी डाल के देखना आप, तो वो जितना भी होगा वो फैलता है उसको, मतलब अदर जो और सॉल्ट के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो उसको अपनी साइड खींचते हैं, है ना, तो वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगे पानी को। तो ऐसे ही इन्वायरमेंट में भी होता है, जो सॉल्ट के पार्टिकल हैं या छोटे छोटे केमिकल के जो पार्टिकल हैं, डस्ट के पार्टिकल हैं, तो जो एयर में जो मॉइस्चर रहता है ये इसको अपने साइड खींचते हैं। और फिर क्या होता है कि जब इनकी कैपेसिटी, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, तो जब कंडेंसेशन हो जाता है और ये अब इनकी कैपेसिटी नहीं है उसको होल्ड करने के लिए, तो ये बारिश की तरह बन जाते हैं, बारिश की तरह बरस जाते हैं, और इसी से ड्रॉपलेट बनती है। ड्रॉपलेट बनती है कंडेंसेशन से, मतलब उसके लिए न्यूक्ली का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो अब इन लोगों ने क्लाउड सीडिंग में क्या किया है कि चूंकि मान लो एयर में अच्छा खासा मॉइस्चर है लेकिन क्या नहीं है वहाँ पे, न्यूक्ली नहीं है, तो न्यूक्ली को इन्होंने क्या किया कि केमिकल न्यूक्लियर को वहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, अब केमिकल न्यूक्लियर को ऐड कर दिया है तो उससे क्या हो जाएगा कि वो एब्जॉर्ब करेंगे मॉइस्चर को और बारिश होने लगेगी। ठीक है, अब वो मतलब बारिश कब होने लगेगी, जब वो एक थ्रेशोल्ड एलिमेंट्स तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मतलब पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ये कंडीशन कभी होगी जब पहले से क्लाउड होंगे। अब इसमें कई मतलब आपको क्या करना है, सूट पार्टिकल्स आप जो है स्काई में भेज सकते हैं, या फिर एयरप्लेन या एरोप्लेन से आप जो है ये पार्टिकल वहां पे छोड़ सकते हैं। तो सेकंड मेथड ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं क्योंकि ये इजिली है
और अभी यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी किया गया था सोलापुर महाराष्ट्र में, वहाँ पे भी ऐसी आर्टिफिशियल रेन कराई गई थी 2018 और 19 में। ओके, इसमें मेनली 8 केमिकल यूज होते हैं, नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो, जैसे सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस, पोटेशियम आयोडाइड, प्रोपेन, कैल्शियम कार्बाइड, अमोनियम नाइट्राइड, सोडियम क्लोराइड, यूरिया कंपाउंड, ये सब चीज़ें। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या है, तो देखिए बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है, अब रेन हो रही है तो बेनिफिट तो होंगे। अब बेनिफिट क्या क्या है, सबसे पहले तो ड्रॉट मैनेजमेंट, कि जहाँ जिस रीजन में ड्रॉट आता है वहाँ पे हम आराम से क्लाउड सीडिंग कर सकते हैं ना। तो आईएमडी ने क्या बोला है कि 87% इंडिया के डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो वल्नरेबल हैं टू ड्रॉट। तो हमारे लिए अच्छी बात है ना कि अगर हमने क्लाउड सीडिंग कर दी तो वहां पे हम बारिश करवा सकते हैं। साथ ही साथ क्लाउड सीडिंग का क्या फायदा है कि क्लियरिंग फॉग इन एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पे हम इसको फॉग भी हटा सकते हैं, क्योंकि क्लाउड सीडिंग हम कर देंगे तो थोड़ा बहुत विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। अब फॉरेस्ट फायर से भी हम लड़ सकते हैं, कैसे भाई, फॉरेस्ट फायर कहीं पर लगी है वहां पे बारिश करा दो आप, फायर अपने आप बुझ जाएगी, क्योंकि फायर ब्रिगेड तो वहां पे कुछ कर नहीं पाएगी क्योंकि फॉरेस्ट बहुत बड़ा होता है। लेकिन हाँ, आप क्लाउड सीडिंग से वहां पे बारिश करा सकते हो तो जिससे आग बुझ जाएगी, भाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे क्या है कि हेल को भी सप्रेस करते हैं। अब देखो हेल को कैसे सप्रेस करते हैं, हेल में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे आइस की ड्रॉप बन गई तो ये ड्रॉप ऊपर जाती हैं, ठीक है, और बड़ा बनने के लिए, हेलोस्टॉर्म बनने के लिए ये ऊपर को जाती हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पे सीडलिंग करवा दी तो ये जो ऊपर जा रही है ना, ऊपर से तो पानी नीचे आने लगेगा तो ये ऊपर पहुंच ही नहीं पाएंगी, तो बारिश नॉर्मल बारिश हो जाएगी, हेल स्टॉर्म नहीं होगा। ठीक है, रेनफॉल को भी डाइवर्ट कर सकते हैं। जैसे इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है कि चाइना ने किया था, उसके यहाँ पे 2008 में क्या होने वाला था, कुछ ओलंपिक्स होने वाले थे, तो उस समय उसने किया था कि ये जो सेरेमनी है ये प्रेसिपिटेशन फ्री होना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि इसमें वाटर की जो अवेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं कि मान लो जिस रीजन में ड्रॉट है वहां पे हम बारिश करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि एक्विफायर भी रिचार्ज हो जाएंगे और रेन को भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं जहां पे हमें जैसी जरूरत है। अब ये तो सब हो गई अच्छी अच्छी बातें, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत सारे होंगे, तो देखते हैं साइड इफेक्ट क्या है। देखिए सबसे पहला और डेंजर साइड इफेक्ट है वो है बायो एक्यूमुलेशन। अभी बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, तो देखिए बायो एक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि एक्यूमुलेशन हो जाना किसी भी केमिकल कंपाउंड का किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब ये कैसे हो जाएगा, मान लो हमने सिल्वर आयोडाइड लिया एज अ न्यूक्ली, ठीक है, न्यूक्ली चाहिए हमें, कंडेंसेशन न्यूक्लियर चाहिए क्योंकि हमें कंडेंसेशन कराना है, तो उसके लिए हमने क्या ले लिया, सिल्वर आयोडाइड ले लिया। अब सिल्वर आयोडाइड क्या करेगा, बारिश के साथ ये भी तो नीचे आएगा भाई, बारिश के साथ जब ये नीचे आ जाएगा तो फिर ये रन ऑफ करेगा। ठीक है, रन ऑफ किया, बारिश के साथ बरस के रन ऑफ करके ओशियन में जाएगा, पॉन्ड्स में जाएगा, लेक्स में जाएगा, जहाँ पे भी वाटर बॉडी है हर जगह जाएगा। अब इससे क्या प्रॉब्लम होगा, जो भी एक्वेटिक एनिमल हैं वो इसको एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब खाएंगे। अब एब्जॉर्ब करेंगे तो इसका इंसर्शन तो उसमें बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन एक्सक्रीशन नहीं होगा। इंटेक्ट तो बहुत करेंगे वो लोग, लेकिन एक्सक्रीट ये होते नहीं जल्दी से, तो उसमें क्या होगा, बायो एक्यूमुलेशन हो लगेगा। बायो एक्यूमुलेशन, अब जैसे मान लो हम लोग ही हैं इंसान, हम कोई भी ऐसा केमिकल ज़्यादा खाएं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो वो कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। तो वही चीज़ जानवरों में होगी, जो एक्वेटिक एनिमल है उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन होने लगेगा। साथ ही साथ अगर आप देखो तो ये कार्बन फुटप्रिंट भी छोड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट ना हो, और ये तो और छोड़ेगा। क्यों, क्योंकि जैसे आप ड्राई आइस का यूज कर रहे हैं मान लो, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ड्राई आइस आप यूज कर सकते हैं ना एज अ कंडेंसेशन न्यूक्ली, तो वहां पे आप फिर ड्राई आइस यूज कर रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वो फिर से कार्बन फुटप्रिंट को इंक्रीज करेगा। इसके बाद क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ इफेक्टिवनेस है, मतलब कि आप ये देखिए कि इसकी अभी सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सी कंडीशन है कि पहले तो क्लाउड होना चाहिए, तो क्लाउड है, कितना जो है मॉइस्चर है एयर में, ये सब चीजें भी तो आप देखो कि उतना सब होने के बाद अगर आपने क्लाउड सीडलिंग की तो बारिश हो भी रही है या नहीं, तो इफेक्टिवनेस इसकी कितनी है। जब इफेक्टिवनेस आपको पता चले, आईएमडी ने बोला भी है कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि इफेक्टिवनेस का पता लगाना है कि कितनी ज्यादा इफेक्टिवनेस है, और दूसरी बात आपको ये देखनी है कि पोटेंशियल हार्म तो नहीं है कोई, क्योंकि आप कर रहे हो लेकिन उसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होना चाहिए, देन ओनली यू हैव टू यूज दिस टेक्निक। और ये सब तरीके की क्लाउड में पॉसिबल नहीं है। आप देखिए उसके लिए कंडीशनें बनती जा रही हैं। आप देखो क्या कंडीशन है कि टेम्परेचर जो है -10 से -12 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए, तो मतलब एक हाइट पे जाके टेम्परेचर कम होता जाता है, तो अगर इतना टेम्परेचर है तभी होगा। और फिर क्लाउड भी होने चाहिए, दूसरी कंडीशन, मॉइस्चर भी सफिशिएंट होना चाहिए, तीसरी कंडीशन। तो ये जब सारी कंडीशन फुलफिल होंगी देन ओनली इट विल वर्क।
और इससे क्या है, जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना, क्योंकि बारिश को आप रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन नेचुरली नेचुरली वो कैसे होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। तो इसीलिए ये टेक्निक अच्छी भी है लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। ओके, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं न्यूज इन शॉर्ट। ओके, राइट। तो अब हम बात कर रहे हैं न्यूज इन शॉर्ट, जिसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यूनाइटेड नेशन हाई सी ट्रिटी। अब ये क्या चीज़ है, तो देखिए, इसको समझने से पहले सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हाई सी का मतलब एक्चुअली होता क्या है। हाई सी को हम इंटरनेशनल सी भी बोल सकते हैं। अब क्यों बोल सकते हैं इंटरनेशनल सी, तो देखिए, जैसे मान लीजिए अपनी ये कंट्री इंडिया है, ठीक है, ऐसे, तो इंडिया के जो रीजन है ना, इसके पास में जो ओशियन है, यहाँ पे जैसे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे अरेबियन सी है, ये पूरा इंडियन ओशियन है। तो देखिए, इसकी जो लिमिट है ना वो एक पर्टिकुलर रीजन तक ही रहती है, यानी कि अगर देखा जाए तो मैक्सिमम 200 नॉटिकल माइल। उसके बाद जो बाउंड्री आती है वो इंटरनेशनल सी कहलाती है, या इसको हम हाई सी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको हाई सी पता चला होगा। अब आपको ये भी पता चला होगा कि क्यों ये ट्रिटी जरूरी है, क्योंकि जब हाई सी आपने देख लिया कि हाई सी को हम इंटरनेशनल सी कह रहे हैं, वो किसी पर्टिकुलर कंट्री का नहीं है, तो अलग अलग कंट्री में इसको लेकर के कॉन्फ्लिक्ट भी होते होंगे, है ना। कोई ये कहता होगा कि ये वाला रीजन हमारा है ओशियन का, तो कोई बोलता होगा नहीं ये हमारा है। तो इसीलिए ये ट्रिटी बनाई गई कि जिससे जो हाई सी है या इंटरनेशनल सी है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो और कोई भी ऐसा इशू ना आए। ठीक है, तो ये वही डिफाइन किया गया है कि ये देखिए, सबसे पहले किसके द्वारा बनाया जाता है, तो यहाँ पे यूएनसीएलएसओ है, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। तो ये जो है एक कन्वेंशन है जो लीगली बाइंड होता है सारे मेंबर नेशन पे। तो अब ये इसने क्या लाया है इस ट्रिटी में, ट्रिटी क्या बोलती है हमसे, तो ट्रिटी में सबसे पहले बात की गई है। अब देखिए, ट्रिटी का मेन एम क्या होगा, पहले तो हम वो समझ लेते हैं। तो मेन एम ट्रिटी का सिंपली ये होगा कि जो इंटरनेशनल सी है या इंटरनेशनल ओशियन है उसको हमें प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ का जो रिसोर्सेज हैं, उनको हमें ऐसे एक्सप्लॉइट नहीं करना है जिससे इन्वायरमेंट पे नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़े। तो उसी के लिए ये ट्रिटी आई हुई है। तो ट्रिटी क्या बोल रही है, तो देखिए, ट्रिटी में आप देखेंगे तो सबसे पहले बात की गई है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। ये क्या चीज़ होती है कि भाई जो पॉल्यूशन करेगा वो उसको पे भी करेगा। साथ ही साथ जो है डिस्प्यूट अगर कोई होता है तो उसके लिए भी मैकेनिज्म उसमें है। इसके बाद ये ट्रिटी बोलती है कि अगर मान लो कोई भी कंट्री जो भी पार्टी है इसकी, इस कन्वेंशन की, और वो चाहता है कि उसको कुछ वहाँ पे प्लान्ड एक्टिविटी करनी है, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो या फिर कोई एक्सप्लोरेशन करना हो उसको, तो उसको जो भी चीज़ें करनी है ना उसके लिए उसको ये पहले बताना पड़ेगा कि वहाँ पे कितना इन्वायरमेंटल लॉस हो सकता है, उसका कितना इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा वहाँ के रीजन पे। इसके बाद ये बात करता है किस चीज़ की, कि ओशियन को हमें एक मैनेजमेंट करना है, वो भी इंटीग्रेटेड अप्रोच से, यानी कि हर चीज़ सही से मैनेजमेंट हो जाए, तो उसके लिए ये ट्रीटी बनाई गई है। अब ट्रीटी किस चीज़ को देखेगी, जो एडवर्स इम्पैक्ट हो रहा है ना क्लाइमेट चेंज का और ओशियन एसिडिफिकेशन का उस पर्टिकुलर रीजन पे, यानी कि हाई सी पर, उसको लेकर के इसका कंसर्न, और ये चाहती है कि उसका मैनेजमेंट प्रॉपरली हो। साथ ही साथ ये जो ट्रिटी है ये राइट भी रिकॉग्नाइज करती है किन लोगों के, जो जिनको ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो इंडिजीनियस पीपल हैं, या फिर बात करें जो लोकल कम्युनिटी हैं, क्यों इनको इतना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। तो देखिए, जो इंडिजीनियस लोग होते हैं ना, जो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई आइलैंड है वहाँ पे, तो आइलैंड के आसपास के जो लोग हैं ना उनको ज़्यादा अवेयरनेस होती है, ज़्यादा यहाँ के चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता होता है, तो इसीलिए उनको रिस्पेक्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें बहुत सी चीज़ें बता सकते हैं। साथ ही साथ इस ट्रिटी का ये भी एम है कि हमें जो है लार्ज स्केल मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाना है इंटरनेशनल वाटर में, जिससे कि यहाँ की बायोडाइवर्सिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो और बायोडाइवर्सिटी यहाँ की प्रोटेक्ट की जा सके। ओके, राइट। तो अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है बॉन क्लाइमेट मीट। तो अभी देखिए, क्लाइमेट से लेकर के बहुत सारी मीटिंग हो रही हैं, क्योंकि क्लाइमेट का इशू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बॉन वाले में क्या बोला जाता है भाई, बॉन क्लाइमेट मीट हमसे क्या बोल रहा है, तो देखो ये अभी क्या है कि COP28 यानी कि UNFCC ट्रिपल सी, इसका जो है कॉन्फ्रेंस होने वाला है, COP होने वाला है 28, कहाँ पे, दुबई में, UAE में। क्योंकि अभी प्राइम मिनिस्टर गए थे UAE, तो इस पे बात चली थी कि हम पूरी हेल्प करेंगे इंडिया।
ठीक है। तो अब इसमें 3-4 चीजें आई हैं। सबसे पहले तो ग्लोबल स्टॉक टेक की बात आई है। स्टॉक टेक क्या होता है? देखिए कि हमने अभी तक जो भी हमने किया है उसका एक असेसमेंट करना, उसको हम स्टॉक टेक कह सकते हैं। ठीक है। तो ये इस पे बात की गई है कि अभी हमें ये देखना है कि कंट्रियों ने कितना जो है काम किया है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, और फिर हम ये देखेंगे और क्या तरीके हो सकते हैं, क्या वे एंड मीन्स हो सकते हैं जिससे ग्लोबल एक्शन जो है अच्छे से लिया जा सके क्लाइमेट चेंज को लेकर के। तो इसके बारे में बात की गई। इसके बाद इन लोगों ने और क्या बात की, तो दूसरा जो इन्होंने टॉपिक यहाँ पे लाया है वो है मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम। अब ये क्या चीज़ है? तो ये देखिए कॉप 26 में इसको अडॉप्ट किया गया था, इसको सेटअप किया गया था। जो 21 का कॉप था वो ग्लासगो में हुआ था। इसमें बात की गई थी कि हमें एमिशन को कट करना है, मतलब कि जितना भी एमिशन अभी आप करते हो उससे कम एमिशन करो आप, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी लाओ, या फिर अगर आप एमिशन कर रहे हो तो आप कोई ऐसी टेक्निक लाओ जिससे कार्बन कैप्चर हो सके। तो यहाँ पे हमेशा जब भी ये एमिशन कट की बात आती है या फाइनेंस की बात आती है तो हमेशा ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि डेवलपिंग जो कंट्री हैं जैसे इंडिया, ब्राज़ील, इनका हमेशा ये कंप्लेन रहता है कि देखो डेवलप्ड कंट्री ने इतना ज़्यादा पोल्यूशन फैलाया है, तो डेवलप कंट्री को फाइनेंस और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना होगा डेवलपिंग कंट्री को, तभी जा करके हम लोग ये कर पाएंगे। नहीं तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? हम अपना डेवलपमेंट ही ना करें क्या? वो तो डेवलप्ड हो गई है कंट्री और सारा पोल्यूशन उन्होंने ही फैलाया है। ठीक है। अब जैसे इंडिया के बारे में बात की जाए तो इंडिया जितना पॉपुलेशन होल्ड करता है उसके कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो बहुत कम जो है एमिशन फैलाता है। तो इंडिया को तो अभी राइट है फैलाने का, क्योंकि उसने उतना नहीं फैलाया जितने यूएस वगैरह फैला चुके हैं। और लॉस और डैमेज प्रिंसिपल की भी बात की जाती है जो कि कॉप 27 में अडॉप्ट किया गया था। इसमें भी वही फंडिंग को लेकर के कि फंडिंग जो है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में। ठीक है। और ये एक नई चीज़ है, न्यू कलेक्टिव क्वालिफाइड गोल। तो अभी क्या हुआ, ये भी बात की गई थी कि 2025 तक फाइनेंस जो है मिल जाना चाहिए, तभी जाकर के क्लाइमेट चेंज का काम सही से चल पाएगा। तो यहाँ पे अब डेवलप्ड कंट्रीज को इसका रिलेक्टेंस करती हैं, यानी कि इसको अपोज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं कि ये तो सबका कलेक्टिव गोल है। अब जैसे मान लो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो भाई सबकी जिम्मेदारी है, केवल ऐसा थोड़ी है कि अकेले यूएस या इंग्लैंड की जिम्मेदारी है ना? ये तो भाई हर पूरे दुनिया की जिम्मेदारी है, क्योंकि सबको इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो डेवलपिंग कंट्री हमेशा वही बोलती हैं कि देखो मानते हैं कि सबको इम्पैक्ट पड़ रहा है लेकिन फैलाया तो आपने है सबसे ज़्यादा ना। तो ये इशू चलता रहता है। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये है पेरिस फाइनेंस मीट। तो देखो ये फाइनेंस को लेकर के मीटिंग है। इसमें क्या बोला गया? तो इसमें देखो ये समिट हुआ था जिसमें एक ग्लोबल फाइनेंसिंग पैक्ट को अडॉप्ट किया गया, कंक्लूड किया गया पेरिस में। अब इसका क्या एम है? तो देखिए इसका एम वही है कि जो लो इनकम स्टेट्स हैं, जैसे स्पेशली अफ्रीका रीजन में बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो जिनके पास इनकम बहुत कम है, तो उनको हमें हेल्प करना है फाइनेंसिंग को लेकर के, जिससे वो क्लाइमेट चेंज के इशू से लड़ सकें। अब क्या क्या इसमें बात हुई है? तो देखिए इसमें सबसे पहले बात हुई है कि 200 बिलियन यूएस डॉलर जो है एमडीबी यानी कि मल्टी डेवलपमेंट बैंक देगा किसको? इमर्जिंग इकोनॉमी को। ठीक है, मतलब उनको लोन देगा। इसके बाद जो है 100 बिलियन जो है क्या किया जाएगा? पुअर कंट्री को जो है प्रोवाइड किया जाएगा एसडीआर के थ्रू। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट होता है आईएमएफ में, तो उसके थ्रू दिया जाएगा। और ये कैसे दिया जाएगा? रिसाइकल होगा, यानी कि रिच कंट्री से लेकर के पुअर कंट्री को दिया जाएगा। ठीक है, और ये कंसेशनल फाइनेंस होता है, मतलब वापस करना पड़ेगा बाद में। इसके बाद जो है 2.5 बिलियन यूरो जो है जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन में पार्टनरशिप में लगाया जाएगा। अब जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि जस्ट एनर्जी का क्या मतलब होता है कि हमें जो है फॉसिल्स फ्यूल से रिन्यूएबल की साइड जाना है, लेकिन उसको बहुत अच्छे से करना है जिससे कि सबका साथ और सबका विकास वाला कॉन्सेप्ट। इसमें बात चल रही है कि पॉल्यूटर टैक्स भी लेके आएंगे। अब पॉल्यूटर टैक्स क्यों लेके आएंगे? कि जो पॉल्यूशन फैलाएगा उससे हम टैक्स लगाएंगे और वो टैक्स से जो अमाउंट आएगा तो वो जिन कंट्रियों को जरूरत है उसकी उसको देंगे। साथ ही साथ कार्बन मार्केटिंग की बात चल रही है इसमें कि कार्बन मार्केट जो है ना अभी वो ग्लोबल एमिशन का बहुत कम परसेंट मतलब कवर करता है, तो उसको हमें 60% तक लाना है, क्योंकि कार्बन मार्केटिंग अच्छी चीज़ है। इसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा कार्बन फैला रहा है उसको पे करना पड़ता है, और जो कम फैला रहा है मतलब नहीं फैला रहा है जितना उसको टारगेट था उससे कम भी फैला रहा है, तो उसको जो है कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो उसको ट्रेड कर सकता है। यानी कि उसको एक हिसाब से आप कह सकते हो इंसेंटिव मिलता है, और जो फैला रहा है उसको डिस इंसेंटिव मिलता है।
और ये बात तो हमेशा चलती है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि ये बात चल रही है कि भाई हमारे जो डेवलप्ड कंट्री को 100 बिलियन डिलीवर्ड करने हैं वो कब करेंगे। तो उसका भी एक्सपेक्टेड है कि इस साल शायद वो भी डिलीवर हो जाए। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अब हमारा, हाँ ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। तो इसके बारे में देखेंगे, और इसने भी एक फंड अप्रूव कर दिया बायोडाइवर्सिटी को लेकर के। ठीक है, तो जिसका नाम है GBFF, यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। क्या है ये समझते हैं इसको। तो देखो GEF जो है, इसकी काउंसिल मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि हाँ ये जो एक नया फंड है ये स्टेब्लिश किया जाएगा फाइनेंस करने के लिए। किनको फाइनेंस करने के लिए, जो हमारी ये एक फ्रेमवर्क है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। इस फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये नया फंड बनाया गया है जिसका नाम है GBFF। ओके, अब ये कैसे काम करेगा, कैसे इसमें पैसा आएगा। तो देखिए, इसमें पैसा लाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसको पैसा जो है गवर्नमेंट्स देगी, प्राइवेट सेक्टर से आएगा, फिलैंथ्रोपिक जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है, उनसे आता है। और ये किस चीज़ में फोकस करेगा, तो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में, रिस्टोरेशन में, लैंड और सी के यूज़ में, कि उनका कैसे यूज़ हो रहा है, इस पे ये सारा काम करने वाला है। और ये भी जो है इंडिजीनियस लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंस देने वाला है, उनको रिकॉग्नाइज करने वाला है, क्योंकि वो बेटर जानते हैं और दे आर द कस्टोडियन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन एंड सस्टेनेबल यूज। क्यों, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली आप किसी रीजन में रहते हैं और वो एक प्रोटेक्टेड एरिया है, तो आप ही उसको प्रोटेक्ट करने वाले हैं। सबसे ज़्यादा डैमेज अगर करेंगे तो आप ही करेंगे, और अगर प्रोटेक्ट करेंगे तो भी आप ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का आके उसको प्रोटेक्ट करता है। अगर जैसे मान लो, आपने एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, तो उड़ीसा में एक प्रोजेक्ट चलाने वाले थे लोग, तो वहाँ के ट्राइबल लोगों ने इतना प्रोटेक्ट किया था उसका। नियामगिरी हिल था शायद, इफ आई एम राइट, नियामगिरी हिल है ना। तो वहाँ पे फिर वो प्रोजेक्ट ही बंद हो गया। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो जो लोकल लोग हैं उन्होंने प्रोटेक्ट किया ना, इसीलिए तो वो प्रोजेक्ट नहीं वहाँ पे हो पाया फिर। अब किस प्रिंसिपल पे ये काम करने वाला है, कैसे ये लोग मतलब फाइनेंस अलॉट करने वाले हैं। तो देखिए, इन लोगों ने 3 स्टेप बनाए हैं कि सबसे पहले तो हम रोलिंग बेसिस पे करेंगे फाइनेंस अलॉटमेंट, ऐसा नहीं कि एक साथ कर देंगे। दूसरी बात क्या है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं या फिर जो स्मॉल आइलैंड कंट्री हैं, ठीक है, उनको हम फाइनेंस देंगे। इसके बाद फाइनेंस ऐसा भी नहीं होगा कि हर कंट्री को बराबर मिलेगा। जिसमें ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी को, जैसे फॉर एग्जांपल जो ट्रॉपिकल रीजन में जो कंट्री होती हैं और जो पोलर रीजन में होती है, तो ट्रॉपिकल रीजन में जो कंट्री है ना, उनके पास ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है एज कम्पेयर टू पोलर रीजन। तो जिस कंट्री में भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है उसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जिसमें कम है उसे कम बेनिफिट मिलेगा। ओके, अब ये जो KMGBF है ये कब अडॉप्ट किया गया था, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के द्वारा अडॉप्ट किया गया था COP15 में। और इसमें क्या टारगेट दिया गया था, तो 23 टारगेट थे जिनको हमें 2030 तक अचीव करना है। उसमें से 30% तो थे कंजर्वेशन ऑफ लैंड को लेके, 30% थे कंजर्वेशन ऑफ सी को लेके, ठीक है, और जो मतलब उसका सी का जो इकोसिस्टम डिग्रेड हुआ है उसको करने के लिए, है ना। अब GEF के बारे में बात कर लेते हैं कि GEF क्या है। तो जो GEF है भाई, एक मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप है जो इन्वायरमेंटल इशू को लेकर के काम करती है। इसको भी जब UNFCCC बना था, रियो द समिट 1992 में, उसी समय इसको भी बनाया गया था। और ये मेनली क्या देखते हैं, फाइनेंशियल मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे कैसे फाइनेंस हमें करना है। और ये जो 5 कन्वेंशन है ना, इनको फाइनेंस का सारा चीज़ यही देखती है। जैसे CBD है, यानी कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। फिर UNFCCC है जो क्लाइमेट चेंज को लेकर के है। POPs यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। देन UNCCD यानी कि कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन को लेकर के। और एक मीना माता जो मरकरी को लेकर के कन्वेंशन है। तो उनमें कैसे फाइनेंस करना है उसके बारे में ये बात करती है। इसके बाद अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो देखो, इसमें एक असेंबली होती है जिसमें करीब 185 मेंबर कंट्री है, एक काउंसिल होती है जो मेन गवर्निंग बॉडी होती है, और एक सेक्रेटेरिएट होता है जो कि वाशिंगटन DC में है। तो ये 3 बॉडी इसमें होती हैं, असेंबली, काउंसिल और सेक्रेटेरिएट। इस तरीके से ये काम करता है। ओके राइट, तो अब हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक वो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को लेकर के। तो अभी कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, तो इसीलिए ये न्यूज़ में आया है। अब इसको इस बार क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको 50 ईयर हो गए हैं, 1973 में ये स्टार्ट हुआ था और अभी 50 ईयर हो गए हैं, तो इसीलिए इसका सेलिब्रेशन और भी जोर शोर से किया जा रहा है।
और ये लॉन्च किया गया था, या ये कहो कि ये जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था यूएनडीपी के द्वारा। अब जब भी इन्वायरमेंटल डे मनाया जाता है तो इसको किसी कंट्री के द्वारा होस्ट किया जाता है और इसकी कोई थीम होती है। तो इस बार जो है इसको वेस्ट अफ्रीकन कंट्री कोटे डी आइवरे के द्वारा जो है होस्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ नीदरलैंड, और थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और ये थीम अभी पहली बार नहीं है, ये थीम पहले भी थी जब इंडिया ने होस्ट किया था इन्वायरमेंट डे को। 45th जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था वो इंडिया ने लॉन्च किया था आज से 5 साल पहले। तो उस समय भी सेम थीम थी, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इसी के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन ही जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने 2 स्कीम को लॉन्च किया है। पहली का नाम है अमृत धरोहर, दूसरी का नाम है मिस्टी। मिस्टी क्या होता है कि मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। आप देखिए ये यहाँ पे लगाने वाले हैं मैंग्रोव्स, क्यों? इनको प्रोटेक्ट करने वाले हैं, क्यों? क्योंकि ये केवल ऐसा नहीं है कि ये इकोनॉमी के लिए ही बेनिफिट हैं, बल्कि ये फ्लड को भी रोकते हैं। जैसे स्टॉर्म सर्ज आए तो उसको ये रोक लेते हैं काफ़ी हद तक, तो इसीलिए भी ये इंपॉर्टेंट है। जो नेचुरल चीज़ें थी वो सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम लोगों ने क्या है कि उनको बुरी तरीके से डैमेज कर दिया है। ओके राइट। अब देखिए ये भी एक स्टडी आई और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि क्लाइमेट चेंज एंड फूड चॉइस। आप देखिए अब आपको क्या है कि अगर फूड चॉइस जो है अगर आप उसको बदल देंगे ना तो क्लाइमेट चेंज होने से बच जाएगा काफ़ी हद तक। अब ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या नया ड्रामा है, समझते हैं इसको। देखिए अभी स्टडी हुई है एक, उसमें ये हाईलाइट किया है कि अगर हम अपनी फूड चॉइस या जो डाइटरी हैबिट है उनको अगर हम बदल देंगे तो इससे एमिशन कम होंगे, और जब एमिशन कम होंगे तो ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगी। अब ये चीज़ क्या है, अगर आप फूड कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया में फूड कंजम्पशन की वजह से जो हाईएस्ट एमिशन करते हैं वो कंट्री हैं चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और यूएस। ठीक है, अगर आप देखो फूड सप्लाई को लेकर के या फूड को लेकर के जितना भी पोल्यूशन हो रहा है, मान लो 100 टन पोल्यूशन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 40 टन तो ये केवल 5 कंट्री ही कर देती हैं। सोचो आप कितना भयंकर पोल्यूशन है। अब इसको हम कैसे कम कर सकते हैं, तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए अभी हम और क्यों, मतलब पहले तो ये समझते हैं कि फूड को लेकर के पोल्यूशन या फिर कहें एमिशन क्यों ज़्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले तो कि अभी हमने जो अपनी फूड है वो एनिमल फूड की साइड शिफ्ट कर दिया है। अब आपको तो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कि जो कोई पोल्ट्री हाउस है, ठीक है, तो वहाँ पे मुर्गी का पालन हो रहा है। अब आप एक चीज़ सोचिए, एक मुर्गी मान लो कितना कितना आप एक 45 डे ले लो, 45 डेज लगते हैं उसको बिकने के लिए। तो उस 45 डेज में वो कितना खा जाती है? अगर हर दिन आप 200 ग्राम, मानो कि वो 200 ग्राम ग्रेन खा रही है, तो 45 डे में कितना हो जाएगा? 9 kg हो जाएगा। और 9 kg जो मुर्गी, मतलब मुर्गी ने 9 kg खाया, और मुर्गी कितनी मैक्सिमम 2 kg की, 2 की तो नहीं होती जितना मुझे आइडिया है, मेरे हिसाब से 1.5 की होनी चाहिए, है ना। 1.5 kg का जो उसमें मीट निकलेगा, और कहाँ 9 kg। अब आप इसको कंपनसेट कर सकते हो कि आप 9 kg जब आप ये जो, ठीक है, ग्रेन है अगर आप यूज करोगे तो हो सकता है कि एक सिंगल पर्सन के लिए ये 15 दिन तो कम से कम आएगा। और इफ नॉट, मतलब 15 दिन समझ लो आप, नहीं तो फिर ज़्यादा भी आएगा, मेरे हिसाब से 20 डे तक तो आनी चाहिए। और ये जो 1.5 kg का चिकन है, आप कितने दिन में, मान लो 3 दिन चल जाएगा, तो आप सोचो कि कहाँ 3 दिन और कहाँ 15 दिन, 12 डे का डिफरेंस हो रहा है। हम 12 डे जो अपना खाना है वो उसको खिला रहे हैं एक्स्ट्रा उसको खाने के लिए। तो आप सोचो कि कितना प्रेशर पड़ रहा होगा फूड जो सप्लाई होती है। तो इसीलिए ये रिकमेंड किया गया है कि अगर हम एनिमल फूड को छोड़ करके जो प्लांट फूड है उन पे आ जाएं तो एमिशन कम होगा काफ़ी हद तक। इसके बाद हम पैक्ड फूड और प्रोसेस फूड पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग गए। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फूड चॉइस भी एक प्रॉब्लम है। क्यों? अब मान लीजिए कोई यूएस में फेमस फूड है और वो उधर ही बनता है, तो उधर से उसका रॉ मटेरियल यहाँ तक लाना, तो जैसे स्पेशली अगर कई बार तो मीट वगैरह भी मंगाया जाता है, तो उसमें आप सोचो कि कितना एमिशन होता होगा, क्योंकि एक तो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, दूसरी बात क्या है कि उसको स्टोर करने के लिए भी चाहिए कोल्ड स्टोरेज वगैरह। तो वो कोल्ड स्टोरेज वगैरह वो भी तो एमिशन निकालते हैं ना, तो उसकी वजह से ही तो हो रहा है। अगर डिमांड इधर नहीं है ना उसकी, तो एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन का तो खर्चा बच जाएगा, खर्चा भी बचेगा
और उसका एमिशन बचेगा। लेकिन चूंकि ग्लोबलाइजेशन हो रहा है फूड चॉइस का, तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम हो रहा है। साथ ही साथ क्या है कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं वो भी बहुत अनसस्टेनेबल प्रोडक्शन है, मतलब कि हम सिंथेटिक फाइबर यूज करते हैं। सिंथेटिक फाइबर आपको पता है कि जीएचजी तो एमिट करते ही हैं, साथ ही साथ सॉइल को भी जो है खराब करते हैं। और फूड वेस्टेज एक इम्पॉर्टेंट इशू है कि फूड वेस्टेज की बजाय फूड बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाता है। अगर फूड वेस्टेज को हम बचा लें तो कम से कम 6% जो ग्रीन हाउस गैसेस हो रही है ना, उनको मतलब एमिट हो रही है, उसको हम कम कर लेंगे फूड को लेकर के। अब क्या तरीका बताया इन्होंने, भाई प्लांट रिच डाइट करो, आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन खाओ, जो लोकली अवेलेबल है सीजनल फूड उसको खाओ, या लोकली जो मीट अवेलेबल होता है उसको भी खाओ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो नेचुरली होना चाहिए। ऐसे नहीं कि तुम आर्टिफिशियल उसको उगा रहे हो, उसको बड़ा कर रहे हो, फिर जो है खा रहे हो, है ना। तो ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज को लेकर के प्रॉब्लम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि सब्सिडी और क्लाइमेट चेंज। अब देखिए आप कितने इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, फूड चॉइस से क्लाइमेट चेंज का हो रहा है, सब्सिडी से क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है देखते हैं। वर्ल्ड बैंक ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें उसने बोला है कि सब्सिडी जो हम दे रहे हैं ना, तो वो क्लाइमेट चेंज से लड़ नहीं रही है और क्लाइमेट चेंज को इन्हेंस कर रही है। कैसे कर रही है, तो आप देखो कि जो सब्सिडी हम दे रहे हैं एग्रीकल्चर में हो या फिर फिशिंग में हो या फिर फॉसिल सेक्टर में हो या फिर कहीं पे भी हो, वो अल्टीमेटली जो है नेगेटिव साइड में जा रही है। क्यों जा रही है देखेंगे। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि सब्सिडी कितना हम यूज करते हैं। जो जैसे अगर मान लीजिए पूरे ग्लोबल लेवल की आप जीडीपी देखो पूरे वर्ल्ड की, तो उस जीडीपी का 8% हम यूज करते हैं एज अ सब्सिडी ग्लोबल लेवल पे। आप सोचो ह्यूज अमाउंट, ठीक है। और वो भी बहुत ज़्यादा स्क्रूड और अनइवन है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो हम 5 सेक्टर में सब्सिडी यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फॉसिल्स फ्यूल, ठीक है, इसके बाद एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इस तरीके से 5 में अगर हम कर रहे हैं तो वो भी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब सब में बराबर नहीं है। और दूसरी बात कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, तो इसीलिए इन्होंने लिखा है ये कि हाई स्क्रूड और अनइवन है, कि बहुत स्क्रूड है, किसी कंट्री में बहुत ज़्यादा है तो किसी में बहुत कम है, किसी सेक्टर में बहुत कम है तो किसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है देखिए, रिपोर्ट में बताया गया कि जो एग्रीकल्चर सब्सिडी है वो हर साल कम से कम 2.2 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट को लॉस कर रही है, डैमेज कर रही है, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो कि 14% ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। इसके बाद फॉसिल्स फ्यूल की अगर हम बात करें तो 7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ हो रही है। क्यों, फॉसिल्स फ्यूल से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, उस एयर पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, प्री मैच्योर डेथ हो रही है। साथ ही साथ फिशरीज सब्सिडी की बात करें तो उसमें भी सेम चीज़ हो रही है कि फिश स्टॉक में कमी पड़ रही है, ओवर साइजिंग फिशिंग फ्लीट हो रही है, और जिससे अल्टीमेटली प्रॉफिट में भी प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये चीज़ें देखा जाए, और उसका ट्रांसपोर्ट वगैरह, भाई कोल्ड स्टोरेज, वो सब चीज़ें तो फिश के लिए भी करनी पड़ती हैं, तो अगेन प्रॉब्लम। ओके, अब बात करेंगे ग्रीन क्रेडिट की, ठीक है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चलाया गया है, अब ये क्या चीज़ है, अच्छा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बात करते हैं। तो अभी देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको नोटिफाई किया है अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने क्या बताया कि एक हिसाब से ये इंसेंटिव है, ग्रीन क्रेडिट आप कह सकते हो कि इंसेंटिव है, किस चीज़ को लेकर के, कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है जिसकी वजह से एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसके लिए ये इंसेंटिव है। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोग्राम के, तो इस प्रोग्राम को ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो कोई, या लोकल बॉडीज हो, ग्राम पंचायत, प्राइवेट सेक्टर, कोई भी हो, जो भी कोई ऐसी एक्शन लेता है जिससे एनवायरनमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसको हम ग्रीन क्रेडिट सर्टिफिकेट दे सकते हैं और वो ग्रीन क्रेडिट उसको मिल सकता है। साथ ही साथ ये जो ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है कि ऐसा करने से हम क्या करना चाहते हैं कि मास मूवमेंट लाना चाहते हैं एनवायरनमेंट के पॉजिटिव एक्शन की साइड, क्योंकि अगर ग्रीन क्रेडिट कम रेट में मिलेगा, हर किसी को अवेलेबल रहेगा, तो एक्टिविटी बढ़ जाएंगी ज़्यादा, ठीक है। अब जीसी को ये ठीक उसी प्रकार से करना चाहते हैं जिस प्रकार से कार्बन क्रेडिट होता है। कार्बन क्रेडिट में क्या होता है कि आपको मान लो आपको टारगेट है कि 100 टन से ज़्यादा आप कार्बन एमिट नहीं करेंगे, मान लो आपने 90 टन किया तो 10 टन आपने कम किया, तो उसका आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ, तो वो सर्टिफिकेट आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जीसी को भी ये ट्रेडेबल बना रहे हैं कि जैसे मान लो आपने एक जीसी सर्टिफिकेट मिल गया आपको, ठीक है, लोन भी मिल गया, सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है। अब सर्टिफिकेट मिल गया तो उसको आप डोमेस्टिक मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई।
और क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए और इसमें क्या क्या सेक्टर आएंगे। अब जीसीपी में क्या क्या चीज़ें हम इंक्लूड कर सकते हैं जीसीपी में। तो आप देखिए तो जीसीपी में आप कुछ भी जो भी इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, जैसे ट्री प्लांट कर सकते हो, वाटर को कंजर्वेट कर सकते हो, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर कर सकते हो, ठीक है, इको मार्क लेवलिंग कर सकते हो, सस्टेनेबल बिल्डिंग बना सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी एक टॉपिक है, अभी बात करेंगे सस्टेनेबल बिल्डिंग का, ठीक है। मैंग्रोव्स को कर सकते हो, मैंग्रोव्स करने से क्या है, फ्लड कंट्रोल होता है, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो, वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो। तो कुछ भी ऐसा करते हो जो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट पे एक पॉजिटिव इमेज छोड़ता है, तो आपको एक क्रेडिट मिलेगा जो ट्रेडेबल होगा। अब बात कर लेते हैं शॉर्ट लाइव्ड हेलोजन। नाम से ही पता चल रहा है कि हेलोजन है और उसकी लाइफ शॉर्ट है। हेलोजन क्या बोलते हैं, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब को हेलोजन बोला जाता है। तो एक स्टडी में बताया गया है कि जो हमारा प्लेनेट है उसमें क्या, जो ओशियन है वो कूल कर रहे हैं प्लेनेट को। क्यों? क्योंकि वो शॉर्ट लिव्ड हेलोजन को रिलीज कर रहे हैं। अब ये क्या चीज़ है, तो देखिए शॉर्ट लिव्ड हेलोजन की बात करें तो इसकी जो लाइफ होती है वो करीब 6 मंथ तक होती है, और इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन जो मैंने आपको पहले बताया। अब ये कहाँ से निकलता है, तो देखिए ये जो मरीन फाइटोप्लैंक्टन होते हैं या जो एल्गी होते हैं वहां से ये निकलता है। इम्पैक्ट क्या करता है, जो वार्मिंग है उसको कम करता है, ठीक है, कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। और इससे क्या फ़ायदा है, तो देखिए इससे क्या होता है, जो मैथेन की लाइफ टाइम है वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर वेपर बढ़ जाता है इन्वायरमेंट में। ओके, अब और क्या चीज़ है इसके बारे में देखते हैं। तो बस उसमें उतना ही था कि हम इससे अल्टीमेटली हम क्या करना चाह रहे हैं कि शॉर्ट लाइफ हेलोजन जो हमारा है, हमें बस इसमें याद रखना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो शॉर्ट लाइफ हेलोजन हमारा है ना, ये अल्टीमेटली क्या कर रहा है कि एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है एनवायरनमेंट में। कैसे करता है, तो फाइटोप्लैंक्टन वगैरह से निकलता है जो ओशियन में रहते हैं, और उसकी वजह से जो है एक कूलिंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। अब देखो अभी बोला था ना मैंने आपको कि ये बिल्डिंग्स को लेकर के एक टॉपिक है, तो ये वही टॉपिक है LEED रेटिंग सिस्टम। अब ये क्या चीज़ होता है, तो इंडिया ने इस रेटिंग में यूएस और चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। इसका फुल फॉर्म है लीडरशिप इन एनर्जी एंड इन्वायरमेंटल डिजाइन नेट जीरो सर्टिफिकेशन। ये भी एक हिसाब से सर्टिफिकेशन है जिसमें रेटिंग दी जाती है। रेटिंग किस चीज़ को लेकर के दी जाती है, मतलब एक हिसाब से ये फ्रेमवर्क है जो अगर कोई हेल्दी, इफिशिएंट, कार्बन और कॉस्ट सेविंग ग्रीन बिल्डिंग बना रहा है तो उसको दिया जाएगा। ग्लोबल लेवल पे रिकॉग्नाइज किया जाता है सर्टिफिकेट। इसको डेवलप किया था यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने, और फिर इसको एडमिनिस्ट्रेटर किया था ग्रीन बिजनेस सर्टिफिकेशन के द्वारा। 4 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है। एक तो आपको सर्टिफाइड किया जाएगा सिंपली कि हाँ आपकी ग्रीन बिल्डिंग है, आपको सिल्वरी सर्टिफाइड किया जाएगा, गोल्ड या प्लेटिनम, ये आपकी रैंकिंग टाइप का होता है। इंडिया में ये प्रोग्राम कौन एडमिनिस्ट्रेटर करता है, तो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल एडमिनिस्टर करता है। अब इसमें क्या है, इसका टारगेट ये रहता है कि हमें नेट जीरो पे पहुंचना है या नेट पॉजिटिव पे पहुंचना है इन प्रोजेक्ट को लेकर के। जैसे कि कार्बन एमिशन उसमें हो जाएगा, एनर्जी का कितना हम कंजम्पशन कर रहे हैं, वाटर को कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं, या वेस्ट का कैसे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो इंडिया में अगर देखा जाए तो करीब 73 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको जीरो सर्टिफिकेशन प्रोजेक्ट मिला हुआ है। अगर हम देखें तो जितना भी इंडिया की बात करें, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग हम लोग फैलाते हैं तो उसका 1/3 तो केवल बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर से ही आता है। और इसमें जो है हरियाणा और तमिलनाडु जो है टॉप लीडिंग स्टेट हैं। और इंडिया में अगर आप देखोगे तो DLF ग्रुप एक है, DLF ग्रुप जो है वो टॉप परफॉर्मर है, और उसी को ज़्यादातर अगर आप देखो तो जीरो सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने एक ग्रीन रेटिंग भी बताया है, किसने बताया है, टेरी क्या है, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने मिलकर के बनाया है, जिसमें ये लोग 5 स्टार देते हैं, और ये वैलिड रहता है 5 ईयर के लिए, किसी भी बिल्डिंग को ग्रीन रेटिंग देते हैं ये, ठीक है। ओके राइट, तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेशनल वाटर अवार्ड। ये भी बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इंडिया का। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया जाता है 4th नेशनल वाटर अवार्ड अभी दिया गया है 2022 में, जिसमें मध्य प्रदेश जो है बेस्ट स्टेट परफॉर्म किया है, और जो गंजम उड़ीसा में है वो बेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरह परफॉर्म किया है। अब इसमें क्या है देखते हैं। ओके जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये 2018 में सबसे पहले आया था, लॉन्च किया गया था किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रेजुमिनेशन के द्वारा
लाया गया था। इसमें सेकंड और थर्ड एडिशन इसका 19 और 20 में आया था, और 21 में इसको नहीं लाए गए थे क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए अब वाटर को रेटिंग मिल रहा है, यानी कि हम चाहते हैं कि वाटर रिसोर्स का प्रॉपरली मैनेजमेंट हो, और हमें ऐसे सिस्टम लाने पड़ेंगे, रैंकिंग लानी पड़ेगी। अब जैसे एमपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो उसको कुछ इसका इंसेंटिव मिलना चाहिए कि जब भी जैसे क्लाइमेट को लेकर के कोई फंड अलॉट होता है तो उसको इस चीज़ को लेकर के थोड़ा ज़्यादा फंड मिलना चाहिए क्योंकि उसने बेस्ट परफॉर्म किया है ना। तो ऐसे करेंगे तो जो है स्टेट अच्छा काम करेंगे क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। ओके, अब डेसिकेशन टॉलरेंट वेस्कुलर प्लांट। अब देखिए वेस्कुलर प्लांट क्या होते हैं, वास्कुलर प्लांट आप ऐसे समझ लो कि अडल्ट प्लांट होते हैं। अडल्ट मतलब ऐसे समझ लो कि इनका जो एवोल्यूशन है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। इनमें एक जाइलम होता है और एक फैलॉन ऐसे कुछ होता है, फैलियोम। फैलियोम, तो ये क्या करते हैं कि एक से इनमें फूड जाता है, एक से न्यूट्रिएंट आते हैं। तो ये मतलब फूड और न्यूट्रिएंट के लिए ये दो चीज़ें यूज की जाती हैं इसमें, इन दो चीज़ों से के थ्रू होता है। तो ये उस ट्री को हम बोलते हैं वास्कुलर प्लांट। और कई ट्री ऐसे होते हैं जिनमें ये चीज़ें पाई ही नहीं जाती, तो उनको हम बोलते हैं नॉन वास्कुलर प्लांट। तो ऐसा कोई भी प्लांट जो फुल्ली डेवलप है, अपना एवोल्यूशन अच्छे से कर चुका है, तो उसको हम वास्कुलर प्लांट बोलते हैं। और डेसिकेशन का यहाँ पे मतलब है कि डेसिकेशन टॉलरेंट की मतलब वो सूखा, यानी कि बारिश अगर ज़्यादा नहीं है, पानी की बहुत कमी है, उसको भी वो टॉलरेट कर रहा है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि इंडिया के वेस्टर्न घाट में ऐसे 62 डेसिबल टॉलरेंट वास्कुलर प्लांट पाए गए हैं जो हमारे एग्रीकल्चर में जिनका एप्लीकेशन है। अब ये प्लांट क्या करते हैं कि एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन में भी सर्वाइव कर जाते हैं। अगर इनका 95% तक वाटर कंटेंट भी चला जाए तो भी ये सर्वाइव करते हैं। और जो प्लांट ऐसे होते हैं ना जो रेजिस्टेंस करते हैं डेसिकेशन को, उनको हम रिसर्केशन प्लांट बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो मतलब कैसा भी प्लांट हो, चाहे वो वास्कुलर हो या नॉन वास्कुलर हो, अगर वो डेसिकेशन यानी कि बहुत सूखे में भी सर्वाइव कर रहा है तो उसको हम रिसर्केशन प्लांट बोलते हैं। ज़्यादातर ये कहीं मतलब वैसे तो कहीं पे भी पाए जाते हैं, लेकिन रॉड आउटक्रॉप तक में भी ये पाए जाते हैं। मतलब जैसे जो बेडरॉक होती है ना, जैसे हमें क्या है कि अगर हमें एग्रीकल्चर करनी है तो फर्टाइल ज़मीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए ऐसा कुछ नहीं है ये, क्योंकि इसके लिए पानी की उतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, सर्वाइव कर पाता है, तो इसीलिए ये कहीं पे भी पाया जाता है। अब बात करते हैं प्रोटोस्टेरॉल बायोटा। ये क्या चीज़ है भाई, तो प्रोटोस्टेरॉल बायोटा को हमें थैंक्स जरूर बोलना चाहिए। अब थैंक्स क्यों, क्योंकि इसी की वजह से आज हम लोग हैं। ये अर्थ पे पहला ऐसा बना, मतलब पहला लाइफ फॉर्म था, मतलब एवोल्यूशन ऑफ लाइफ जो हुआ है अर्थ पे वो इसी के वजह से हुआ है। और ये पहला कह सकते हो कि स्पीसीज था या ऑर्गेनिज्म था, जो ऑर्गेनिज्म तो नहीं बोलेंगे, इसको कुछ और नाम से बुलाते हैं, यूकारियोटिस के नाम से बुलाते हैं। तो पहला यूकारियोटिस था जिसकी वजह से लाइफ जो है स्टार्ट हुई अर्थ पे। ये आज से करीब 1.6 बिलियन ईयर अगो देखा गया था और अंडर वाटर रहता था। ठीक है, अब ये क्या था, यूकारियोटिस था। तो यूकारियोटिस कैसे भी हो सकते हैं, वो सिंगल सेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। और इनमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और एक ऑर्गेनेल होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। अब ये सब टर्म अगर आपको नहीं आते हैं तो आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा बायोलॉजी का, जो हमारे यूपीएससी में पूछा जाता है कई बार कि ऑर्गेनेल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है। और जो प्रेजेंटली जो अभी यूकारियोटिक्स पाए जाते हैं वो जैसे कि फंगी है, प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, तो वो वैसे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आपने अमोबिया कई बार देखा होगा, अगर आप साइंस से बैकग्राउंड के रहे हैं और नहीं भी रहे हैं तो क्लास 10th में आपने ये पैरासियम, अमोबिया, ये सब चीज़ें देखी जरूर होंगी। ओके, अब बात करेंगे कि जो है कुछ ड्रग्स थे जो वल्चर को हार्मफुल थे, वल्चर के लिए प्रॉब्लम थे, तो उनको बैन कर दिया गया है। तो किसने बैन किया और क्यों बैन किया जानते हैं। तो देखिए एक बॉडी होती है जिसका नाम है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो ये बोर्ड यानी कि जिसको डी टैप बोलते हैं, तो डी टैप ने अभी 2 ड्रग्स को बंद कर दिया है और इसके पास पावर होता है इसको मैन्युफैक्चरिंग को रोकने के लिए, सेल को रोकने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन को रोकने के लिए। तो इसने जो है कीटोप्रोफिन और एसिक्लोफेनेक को बंद कर दिया है। क्यों, क्योंकि ये लाइव स्टॉक के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, करने देना चाहिए था। लेकिन क्या होता था कि जब लाइव स्टॉक इसको कंज्यूम करते थे और अगर उनकी डेथ हो जाती थी तो वो डेथ के बाद जो है ना ट्रांसफर हो जाते थे किसको, वल्चर को, और उसकी वजह से वल्चर भी मर जाते थे कई बार। क्योंकि ये जो है
अभी आपको आगे समझ में आएगा क्यों ऐसा हो जाता था, क्योंकि इसका इसका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वल्चर हैं या जो अदर बर्ड्स हैं जो एनिमल की डेड बॉडी पे फीड करती हैं, तो उनको क्या होता था, उसकी वजह से उनकी किडनी खराब हो जाती थी, है ना, और किडनी उसी की वजह से वो मर जाते थे। तो ये जो है डी टैब जो है एक हाईएस्ट स्टैट्यूटरी डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है टेक्निकल और मतलब टेक्निकलिटी मैटर को लेकर के किसी भी ड्रग के। और ये जो पार्ट है मेन जो हेड होता है, आप कह सकते हो जो जिसके पास सारी पावर होती है ड्रग्स को लेकर के, वो होता है CDSCO। ये क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और उसी का पार्ट है हमारा डी टैब, है ना। तो इन्होंने केटोप्रोफेन और एसिक्लोरोफेनिक को बंद किया है। इसके पहले डाइक्लोरोफेनिक बंद कर दी गई थी, और उसके पहले नीमिसुलाइट्स बंद कर दी गई थी। अब ये क्यों बंद कर रहे हैं, क्या है इनमें ऐसा? तो ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी कि NSAIDs ड्रग्स हैं। अब इनमें क्या प्रॉब्लम होता है, ज़्यादातर ये वेटरनरी प्रैक्टिस के लिए यूज किए जाते हैं, और वल्चर के लिए ये टॉक्सिक प्रूव होते हैं। क्यों? डाइक्लोफेनिक अगर आप देखो तो बहुत पहले बंद कर दिया था। अब ये क्यों होते हैं, क्योंकि जो हमने बात की है ना, ये NSAID ये जो है फुली मेटाबोलाइज्ड नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि बर्ड्स की किडनी को ये डैमेज कर देते हैं। और अब थोड़ा सा वल्चर के बारे में देख लेंगे, तो वल्चर जो है 9 स्पीसीज वल्चर की इंडिया में पाई जाती है, जिसमें से 3 जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। उसमें से व्हाइट बेक्ड वल्चर एक हो गया, एक सिलेंडर बिल्ड वल्चर हो गया, और एक लॉन्ग बिल्ड वल्चर हो गया। तो ये तीनों जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ओके, अब बात करेंगे रिवर सैंड माइनिंग की। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2019 में इससे क्वेश्चन आया था प्रीलिम्स में। ओके, तो अभी NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो इसने क्या बोला है कि जो भी रिवर सैंड माइनिंग होगी उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी, और वो कंसेंट मैंडेटरी होगा फ्रॉम 1 सितंबर। और साथ ही साथ NGT ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फाइनेंस को भी बोला है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को भी बोला है कि आप जो है गाइडलाइन लाइए विद इन 2 मंथ इसको लेकर के। क्योंकि कोई भी जो है रिवर सैंड माइनिंग नहीं होनी चाहिए, अलाउ नहीं होगी विदाउट दिस कंसेंट आफ्टर 1 सितंबर 2023। अब सैंड माइनिंग क्या होता है, तो देखिए सिंपल सी बात है कि हम सैंड को निकाल रहे हैं, माइनिंग का तो वही मतलब होता है। आप कैसे निकाल रहे हैं, या तो ओपन पिट से निकाल रहे हैं, या फिर ओशियन, रिवर बेड, या फिर बीचेस से निकाल रहे हैं। वैसे इसको माइनर मिनरल की तरह ट्रीट किया जाता है एज पर माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत, और ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। अब देखो इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, देखो हमें पहले प्रॉब्लम समझना है तभी समझ में आएगा। अब देखिए मान लीजिए ये एक रिवर बह रही है, ठीक है, आप यहाँ से सैंड माइनिंग कर रहे हो ऐसे ऐसे, तो ये देखो चांसेस होते हैं कि रिवर ये एक पाथ बना ले, ठीक है। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि रिवर का बेड चेंज होता है, उसका जो है कोर्स चेंज होता है कई बार, है ना, और उसकी वजह से फ्लडिंग आ जाती है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो एक्वाटिक एनिमल होते हैं उनको भी डिस्टर्ब होता है इसकी वजह से, अगर आप लार्ज स्केल पे कर रहे हो। और साथ ही साथ जो जैसे यहाँ पे जो सॉयल है, तो उसमें भी तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्योंकि वही तो जो है ग्राउंड वाटर रिचार्ज कराते हैं। आप देखो वो कहीं ना कहीं होल करते हैं ऐसे, जैसे मान लो इधर है तो इधर से घुस गए हैं इतने नीचे, तो उधर तक आप समझो कि पानी, जब वो घुस गए हैं तो पानी भी घुस जाएगा धीरे धीरे। तो वो पानी अल्टीमेटली ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करता है, और अगर ऐसा हम करते रहेंगे, इसको हटाते रहेंगे, तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होना बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फिर ये कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, क्या इसके लिए कोई काम नहीं किया गया? बिल्कुल काम किया गया है। तो एक तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन आई थी 2026 में। और इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ माइन है ना, उसने भी एक गाइडलाइन लाई थी 2028 में इसको कम करने के लिए, इसके लिए कि कैसे इसका काम करना है, इसको कैसे कम किया जाए सैंड माइनिंग को, ठीक है। और अगर सैंड माइनिंग हम कर भी रहे हैं तो इस तरीके से हो कि जो इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए। अब बात करेंगे मरीन नॉइस पॉल्यूशन की। तो मरीन नॉइस पॉल्यूशन के लिए क्या है, CMS ने बोला है कि ये बहुत डेंजर्ड है मरीन स्पीसीज के लिए। CMS क्या होता है, तो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये भी एक कंजर्वेशन है, इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। अब इन्होंने बताया कि पॉल्यूशन 3 वजह से आता है, एक तो शिपिंग की वजह से, एक सेस्मिक एयरगन सर्वे की वजह से,
और एक आता है पाइल ड्राइविंग की वजह से। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, शिपिंग तो आप समझ ही गए, जैसे जहाज जा रहा है एक, ठीक है ऐसे, तो उसकी वजह से हो गया। दूसरा है एयरगन सर्वे, ये क्या होता है जब हम ऑयल और गैस को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, विंड फार्म की वजह से कई बार आ जाती है। तो अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है, सॉल्यूशन भैया शिप की डिजाइन कुछ इस तरीके से किया जाए कि उसमें पोल्यूशन कम हो। मरीन वाइब्रोसिस लगा सकते हैं, ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे एयर गन के जो वाइब्रेशन होते हैं उसको हम कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो सेस्मिक सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है उसको अगर हम कम कर देंगे तो भी जो है नॉइस कम हो जाएगी। अभी ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन ओशियन डाइपोल एंड अल नीनो, ये कैसे काम करता है तो इसको देखते हैं। अब देखो मैं आपको इसको डायग्राम से ही समझाता हूँ, बेटर रहेगा। देखो अभी यहाँ पे हमने क्या काट दिया है, ये वाला टर्म अभी आप काट दीजिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब ये सही है। देखो नॉर्मल टाइम में क्या होता है, जब ये हमारा इंडिया है या अफ्रीका है तो यहाँ पे जो है अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पे पैसिफिक ओशियन, ठीक है। तो क्या होता है नॉर्मल समय में ऐसी सिचुएशन चलती है, यानी कि यहाँ पे जो वाटर होता है वो थोड़ा सा वार्म होता है और यहाँ पे जो वाटर होता है वो थोड़ा सा कूल होता है। तो हवा जो है जब कूल से वार्म की तरफ जाती है और वार्म वाटर है तो यहाँ से हवा उठती है ऊपर की साइड, ठीक है। और इस हवा ऊपर की साइड उठेगी तो यहाँ पे देखो ये बादल आपको दिखेंगे, बादल बनेंगे और उस बादल से हो जाएगी यहाँ पे बरसात, ठीक है। इस रीजन में काफ़ी बरसात हो जाएगी और ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसको ये इंडियन डाइपोल बोला जाता है। डाइपोल मतलब क्या है कि इधर चेंज हो रहा है, इधर अभी जैसे गर्म वाटर है, इधर ठंडा वाटर है, सॉरी यहाँ पे ठंडा वाटर है, यहाँ पे गर्म वाटर है, तो ये चेंज हो रहा है। अब ये नेगेटिव क्या होता है भाई, तो नेगेटिव के केस में क्या होता है, नेगेटिव डाइपोल क्या होता है, नेगेटिव डाइपोल में क्या हो जाता है कि सेम सिचुएशन रहती है, इसको हम ला नीना भी बोलते हैं, जो नेगेटिव डाइपोल है उसको हम ला नीना भी बोलते हैं। अब ला नीना क्या है कि सेम सिचुएशन है बट उस सिचुएशन को जो है और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देता है, कि देखो पानी पानी तो पहले से वार्मर था, गर्म था, लेकिन अभी जो नॉर्मली जो गर्म होता है ना उससे ज़्यादा गर्म है। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे और ज़्यादा बारिश होगी। यहाँ पे बारिश जो है इस रीजन में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिल्कुल भी नहीं होगी, ऐसे देखा जाए तो ऐसे हवा आएगी ना ऐसे, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो जाता है ललीना का। और फिर एक होता है लानीना का, एक होता है अल्नीनो। तो अल्नीनो में उल्टा हो जाता है। अल्नीनो में क्या हो जाता है कि ये फेस चेंज हो जाता है, यहाँ पे अभी वाटर वार्मर था तो यहाँ पे अब कूलर हो जाता है नॉर्मल से भी ज़्यादा, और यहाँ पे वार्मर हो जाता है। तो वार्मर होगा तो अब हवा यहाँ से ऊपर उठेगी, ठीक है, और यहाँ पे नीचे गिरेगी, तो यहाँ पे जो है बारिश नहीं होगी और यहाँ पे जो है खूब बारिश होगी, है ना। इंडियन ओशियन इंडिया में भी खूब इसकी बारिश होगी, तो इसको बोलते हैं अल्नीना। तो जब कभी भी अल्नीना आता है और इंडियन डाइपोल, तो आप समझ ही गए होगे कि चेंज होता होता रहता है टेम्परेचर का। तो अल्नीना के टाइम पे इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होने की संभावना रहती है। तो यही सब जो है इसमें आपको बताया गया है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, अब बात करेंगे कि जम्मू कश्मीर में अभी रिसेंटली अर्थक्वेक आया था। अब जम्मू कश्मीर में क्यों अर्थक्वेक आया था इसको भी हम डायग्राम से ही देख लेते हैं। देखिए ये जो आप इंडिया देख रहे हो ना, ये इंडिया ऐसा नहीं था शुरुआत में, इंडिया मतलब इतना इतना ऐसे ऐसे था, ये जा करके प्लेट से टकराया। यहाँ पे क्या है, यूरेशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और ये हमारी है इंडियन प्लेट, ठीक है। तो जब ये टकराया यहाँ पे तो चीज़ें बननी स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे एक टेथिस सी था, तो वो टेथिस थ्रस्ट आता है, फिर आता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तो इस तरीके से बन गया है। तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, इसके बाद ये वाला जो है ये मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, और ये हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है। तो आज भी ये प्लेट एक्टिव है। अब देखो अर्थक्वेक क्यों आता है कि अभी देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मान लो ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन ओशियन प्लेट था शुरुआत में, ठीक है। ओके जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ पे बीच में क्या था, एक सी था, ठीक है, ये वाटर था पूरा बीच में। फिर क्या हुआ, धीरे 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 क्या होता गया कि ये जो प्लेट थी, ये प्लेट यहाँ पे ऐसे आगे मूव करती गई, तो यहाँ पे बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटी भी होती गई, ठीक है, ऐसी सब चीज़ें होती गई, ये सबडक्ट करती गई, तो यहाँ पे बहुत सारी वॉल्केनिक, तभी आप देखोगे हिमालय रीजन पे आपको कई जगह वॉल्केनिक के भी, जैसे कि द्रास आइलैंड का एक वो मिलता है आपको, अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो ऐसे ही ये धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और ये आज का हमारा हिमालय बन गया, पहले हिमालय नहीं था, ठीक है।
तो उसी तरीके से अभी भी इसमें क्या है कि ये वाली प्लेट एक्टिव है इंडियन वाली, तो वो कहाँ पे इम्पैक्ट डालती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, स्पेशली हिमालयन फ्रंटल रीजन में। इसीलिए ये जो रीजन आता है ना, ये वाला बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है अर्थक्वेक को लेकर के, और उसी वजह से जो है यहाँ पे देखिए अभी जो है ये वाला भी और थोड़ा बहुत ये वाला भी एक्टिव है, ये वाले तो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। तो इसीलिए जो है इस रीजन में कई बार आपको जो है अर्थक्वेक देखने को मिलता है, इस रीजन में पूरे में, ये जो बाउंड्री वाला है और ये जो नीचे वाला है, इस रीजन में आपको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। तो ये था जम्मू एंड कश्मीर के अर्थक्वेक के बारे में। ओके, अभी एक न्यूज़ और है छोटा सा। ओके, ग्राउंड, अभी देखिए ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन की वजह से जो अर्थ का स्पिन है वो टिल्ट हो गया है। कहाँ की साइड? 80 सेंटीमीटर टिल्ट हुआ है ईस्ट की साइड में, अगर हम 1993 से लेकर के 2010 तक के बीच में देखें तो। अब ये कैसे होता है, तो देखो ये कैसे मेजर किया जाता है, तो नॉर्थ और साउथ पोल को रेफरेंस मान के मेजर किया जाता है, लेकिन नॉर्थ और साउथ पोल तो खुद फिक्स्ड नहीं होते, ये तो फिर कैसे होगा? तो नॉर्थ और साउथ पोल कैसे पता चलाते हैं हम लोग? तो देखिए अर्थ का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें वेरिएशन होता रहता है, और वो वेरिएशन कई बार वाटर की वजह से भी मतलब होता है। तो हम ऐसे पता चलाते हैं कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, तो वाटर किस तरीके से सर्कुलेट कर रहा है प्लेनेट पे, उस हिसाब से पता चलता है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये भी हमारे लिए एक चिंता की बात है कि बताओ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन इतना ज़्यादा हो रहा है कि उसकी वजह से अर्थ का स्पेन 80 सेंटीमीटर तक टिल्ट हो गया है। ओके फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आज के लेक्चर में इतना ही। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को हमारे, इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। यार आप लोग लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते वीडियो को, ऐसे कैसे चलेगा यार? हम आपके लिए इतनी मेहनत से पढ़ाते हैं और आगे भी पढ़ाते रहेंगे। आप देखिए मेरा जो आपके लिए टारगेट है वो क्या है कि अभी तो फिलहाल मैं आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं आपको सब्जेक्ट भी पढ़ाऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको मजा आ जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट ना आपके बढ़िया क्लियर हो जाएंगे, सब हो जाएगा। लेकिन उसके लिए यार आपको सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। आप जब सपोर्ट करते हो तो बड़ा अच्छा मोटिवेशन मिलता है, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेनिफिट ही है ना यार, है ना। और कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।